हेलो हाय नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन द लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी चैनल। मेरा नाम प्रतीक नायक है और हमने पिछले क्लासेस के अंदर जो तमिलनाडु बोर्ड की सीरीज जो कंटिन्यू की थी उसको ही आज कंक्लूड करेंगे चोलास के बारे में। अगर आपको पिछला क्लास याद है और पिछले सेशंस के बारे में अगर आपने थोड़ी बहुत क्लासेस अटेंड किए थे तो मैंने आपको पढ़ाने की शुरुआत की थी इंपीरियल चोलास के बारे में। एक ऐसी डायनेस्टी जिसका बैकग्राउंड और जिसका इतिहास आप देखोगे तो बहुत लंबे समय तक निकल के आता है। राइट फ्रॉम द संगम पीरियड इनका ग्रोथ होने की शुरुआत हुई थी। संगम पीरियड के बाद बीच में एक ओब्लिवियन का फेज आया। उसके बाद ग्रेजुअली हमने ये देखा कि इनका फिर से रिवाइवल हुआ बाय द 9th एंड द 10th सेंचुरीज। 10वीं शताब्दी तक आते आते ये जो इंपीरियल चोलास था इनका डोमिनेशन का एक नया फेज शुरू होता है, एक नया दौर की शुरुआत होती है। यही नए दौर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पिछले क्लास के अंदर और पिछले सेशन के अंदर आपके साथ चर्चा की थी कि कैसे इनका रीडेवलपमेंट और रीग्रोथ का फेज आया। ये जो रीडेवलपमेंट और रीग्रोथ के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे उसके कंटिन्यूएशन में आज के क्लास के अंदर आगे देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे चोलास का डिक्लाइन होता है और साथों साथ उनका आर्किटेक्चर और टेम्पल्स का इंपॉर्टेंस क्या है। पिछले क्लासेस के अंदर मैंने आपको ओरिजिन ऑफ चोलास के बारे में डिस्कस किया है। मैंने आपको इनके सोर्सेस के बारे में चर्चा कर दी है। हमने इनकी एम्पायर बिल्डिंग और टेरिटरी कैसे हुई थी वो भी मैंने आपको बताया था। और एम्पायर बिल्डिंग के अंतर्गत वी हैड डिस्कस्ड की इन बेसिस के रूप में इनके यहाँ पे पॉलिटिकल कंडीशन क्या हुआ करती थी। हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती है। और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हमने पिछले सेशंस के अंदर ये भी देखा कि इनके यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे डेवलपमेंट है हुआ। इकोनॉमी के अंदर खास करके हमने पिछले क्लास के अंदर ये भी देखा कि इनके यहाँ पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे होता है। एग्रीकल्चर के साथ साथ हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग को भी कैसे बढ़ावा दिया गया और फाइनली ट्रेड एंड कॉमर्स होते हुए कैसे आगे चले। आज हम लोग चोलास को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि सोसाइटी के अंदर चोलास का डेवलपमेंट कैसे हुआ। सोसाइटी के साथ साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी रिलीजियस प्रैक्टिस कैसे हुआ करती थी। एंड फाइनली वी विल आल्सो सी कि इनके आर्किटेक्चर का इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों आर्किटेक्चर के ऊपर से ऑलरेडी सवाल आ चुका है। अगर आप 2022 का प्रीलिम्स का पेपर देखोगे, इफ यू सी द 2022 प्रीलिम्स पेपर, यू विल फाइंड दैट टॉपिक ऑन इंडियन आर्किटेक्चर। इंडियन आर्किटेक्चर के ऊपर चोला आर्किटेक्चर के ऊपर आपको सवाल पूछा गया था कि चोला और गुप्ता इंडियन हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ उस प्रकार से घुमा फिरा के यूपीएससी ने सवाल पूछा था। सो द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, यूपीएससी इसके ऊपर से सवाल पूछ चुका है। हमारा भी इंटेंशन यही है कि हम आपको इसको कॉम्प्रिहेंसिव करवाए सो दैट भविष्य के अंदर कोई भी सवाल आए तो आपसे छूट ना पाए। खैर चलते हैं आगे और चोलास के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग आर्किटेक्चर खास करके द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग टेम्पल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथों के साथों इनकी सोसाइटी और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में देखेंगे। इनफैक्ट रिलीजन समझेंगे तो ही आर्किटेक्चर ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि कैसा है कि धर्म को कैसे रिफ्लेक्ट किया जाता था, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, रिलीजियस आइडियल्स को किस तरह से एक आर्ट फॉर्म के अंदर लेके आने की कोशिश की जा रही है। तो स्थापत्य जो है वो मूलतः से क्या है, आर्किटेक्चर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आप समाज के अंदर बेसिकली जो भी प्रकार की मान्यताएं रखते हो, बिलीफ सिस्टम है, आपकी फेथ सिस्टम है, आप भगवान की मूर्ति की पूजा कर रहे हो तो मूर्तियां बनने की शुरुआत होगी। मूर्ति कहां पे रखेंगे, तो मंदिरों के परिसर में रखेंगे। तो इसके बेसिस के रूप में हमें पता चल रहा है कि टेम्पल्स का डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई। तो सब कुछ पैरेलली हमें यहां से पता चलेगा, हम इसको भी समझेंगे। तो चलते हैं आगे दोस्तों और समझने की कोशिश करते हैं विथ रेफरेंस टू द इंपीरियल चोलास। तमिलनाडु बोर्ड की ये बुक हमने शुरू की है, स्टैंडर्ड 11th की किताब है बाय द वे सर, ठीक है। और स्टैंडर्ड 11th का चैप्टर नंबर मुझे याद नहीं है, बट आई गेस 9th या 10th चैप्टर है इसका। इसमें एंशियंट, मिडिवल और थोड़ा बहुत मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट इसमें कवर्ड है, अप टिल 18th सेंचुरी तक है। तो अभी तो हम लोग 10th 11th सेंचुरी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, आगे भी कंटिन्यू करेंगे। खैर कंटिन्यू करने से पहले अगर आप लोग हमारे साथ हमारे लाइव क्लासेस के अंदर जुड़ना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम एंड यू कैन बी द नेक्स्ट टॉपर फॉर यूपीएससी 2023-2024। खैर मैं 2024 के लिए कहूंगा, अगर 2024, क्योंकि जैसे हमारे पास 2022 में बहुत फंटास्टिक रिजल्ट रहे हैं, वैसे ही हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़िए, आपके सिविल सर्विसेज का सपना साकार कीजिए। आज की तारीख तक 27 जुलाई की तारीख तक आपको यहाँ पे डिस्काउंट अवेलेबल है। इफ यू यूज द कोड PN लाइव, ये कोड को यूज करिए, 50% से अधिक डिस्काउंट आप पा सकते हो। 31 तारीख के बाद फी हाइक होने वाली है, उसके पहले आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड PN लाइव। तो जरूर से जुड़िएगा हमारे साथ दोस्तों ऑन द एप्लीकेशन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जहां मैं और मेरे टॉप एजुकेटर्स आपके लिए डेली क्लासेस लेके आते हैं, करंट अफेयर्स से लेके पूरा जीएस फाउंडेशन और ऑप्शनल, जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल मैं कराता हूँ वैसे और भी सब्जेक्ट्स आपको कवर कराए जाएंगे। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक की पूरी गाइडेंस हम आपको देंगे। अगर आप हमारे साथ फाउंडेशन से एनरोल्ड हो और मेंस और उसके बाद इंटरव्यू भी क्लियर कर रहे हो यानी कि फाइनल सिलेक्शन, हम आपको फीस रिफंड कर देंगे। यस, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, फीस रिफंड।
प्रोवाइडेड यू ज्वाइन अवर फाउंडेशन बैच प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। हमारी फाउंडेशन बैच इनफैक्ट आज से ही शुरू हो रही है, 27 जुलाई से ही। तो आप जुड़िए, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स इसका पार्ट है और अपने जो सिविल सर्विसेज का सपना है वो साकार कीजिए। तो मोस्ट वेलकम है आप सभी को दोस्तों। हमारी हिंदी इंग्लिश दोनों की बैचेस चलती है। आप ये नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो एंड यू कैन यूज दिस कोड PN लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एज वेल। बाकी हमारी फ्री की मैगजीन्स डाउनलोड आप कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक अवेलेबल है अनअकैडमी पे। वहां पे जाके आप हमारी करंट अफेयर्स की मैगजीन को डाउनलोड कीजिए। यू सी व्हाट रिजल्ट्स दैट इट कैन गेट गिव यू बैक सर, ओके। क्योंकि हमने बहुत ही इसके ऊपर मेहनत की है, हमारी पूरी टीम है जो इसके ऊपर लगातार बेसिकली पुश कर रही है इसको बनाने के लिए। बाकी ऑफलाइन बैचेस हमारी चलती है मुखर्जी नगर और ORN के अंदर दोनों में। ये ORN की इंग्लिश मीडियम की बैच है, ये हिंदी इंग्लिश मतलब इंग्लिश की ही है, पर इंग्लिश कभी कभी चल जाता है। इसमें ऑफलाइन क्लासेस इंक्लूडेड है। ऑफलाइन का फायदा ये होगा कि इसमें आपको ऑनलाइन का पैकेज भी इन्वॉल्व होते हुए मिल जाएगा। खैर चलते हैं आगे। और हमने चोलास के बारे में पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी, रिलीजन, टेम्पल्स एंड वी विल ऑल्सो सी द चोलास एज अ पैटर्न ऑफ लर्निंग। इनका इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखिए कि मैंने आपको बताया था पिछले क्लास के अंदर चोलास के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एम्पायर बिल्डिंग कैसे होता है। याद करिए सर, ठीक है। एम्पायर बिल्डिंग का मुख्य जो फाउंडेशन है वो तीन चीजों के ऊपर से होता है सर, है ना। वी हैड डिस्कस इन द प्रीवियस सेशंस। तो एक तो स्टेट है, और स्टेट के अंतर्गत मैंने आपको किंग के बारे में बताया था। एम्पायर के अंदर हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि भाई आपके यहाँ पे प्रशासन बहुत अच्छा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन। अगर प्रशासन अच्छा ना हो तो भी साम्राज्य नहीं बनेगा आपका। एंड फाइनली हमने ये भी देखा था कि इकोनॉमी, और इकोनॉमी के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि खाली एग्रीकल्चर इकोनॉमी से आप सोच रहे हो कि मैं साम्राज्य बना दूंगा। आपकी अर्थव्यवस्था आपको मजबूत करती है। मैंने आपको पिछले क्लासेस के अंदर इसके एग्जाम्पल भी दिए थे एंड इसमें मल्टीपल एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश की थी। जैसे कि हमने आपको बताया था मॉडर्न इंडिया के बारे में कि आज हमारी इंडिया की इकोनॉमी डाइवर्सिफाई हुई, हम लोग विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं और कुछ कुछ सेक्टर्स के अंदर हमने काफी सारा अचीवमेंट भी किया है। तो ये ऐसे ही थोड़ी पॉसिबल हो गया है। डू यू थिंक दैट इट हैज बीन एन ओवरनाइट अफेयर, या रातों रात हो चुका है? नहीं दोस्तों, ये रातों रात नहीं हुआ है। इसके पीछे बहुत ही अथाक मेहनत परिश्रम लगा है। ये परिश्रम मूलतः से आपकी अर्थव्यवस्था के डाइवर्सिफिकेशन से आया कि जहां आप खेती आधारित सिंचाई व्यवस्था का तो विकास कर ही रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड एंड कॉमर्स का भी डेवलपमेंट किया है। इनफैक्ट चोलास के समय पे इन सबको पीछे कोई भी जगह पे साम्राज्य बनाने के पीछे सबसे बड़ा ऑर्गन आता है, वो है सोसाइटी। क्योंकि अगर समाज आपको हेल्प ना कर रहा हो, राजा को हेल्प ना कर रहा हो, राजा के सामने कंटिन्यूअसली विद्रोह करता रहे, तो क्या राजा साम्राज्य बना पाएगा? सिंपल चीज है ना सर, ठीक है। आज अगर हम लोग भारत सरकार को कॉपरेट ना कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, आज हम लोग भारत सरकार की हेल्प ना कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ एज अ सिविलियन, जहां मैं कहूंगा कि हमारी ड्यूटीज फॉलो करे सर, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपना साम्राज्य बना पाएगा? बिल्कुल नहीं सर, ठीक है। एम्पायर बिल्डिंग नीड्स अ सोशल कंडीशंस। इनफैक्ट इसमें एम्पायर बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यह भी देखना है कि रिलीजन का इंपॉर्टेंस क्या था। क्योंकि रिलीजन आपको एक स्टेबिलिटी देता है और रिलीजन से थ्रू आप अपना सॉफ्ट जो है पावर है वो भी एक इनोकुलेट करके आप उसको स्प्रेड करने की कोशिश करोगे, जैसे चोलास ने किया है सर, ठीक है। द चोलास डिड दैट, ओके, व्हेन दे actually built an empire, they made sure कि their temple institutions became a very important aspect sir, ठीक है। क्योंकि साम्राज्य बनता है, पर साम्राज्य को कैसे रिफ्लेक्ट करोगे? तो द रिफ्लेक्शन ऑफ द एम्पायर विल बी थ्रू द आर्ट फॉर्म्स। और ये आर्ट फॉर्म्स के अंदर हमें देखने को मिलता है कि आर्किटेक्चर का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है सर, ठीक है। अगर कोई भी साम्राज्य बन रहा है और उसमें स्थापत्य के बिना का साम्राज्य है, तो हम ये कहेंगे कि साम्राज्य अधूरा है सर, ओके। इट्स नॉट अ कंप्लीट एम्पायर। जहां पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिकल, कल्चरल डेवलपमेंट भी दिखना चाहिए दोस्तों सर, ओके। और आपकी एम्पायर की जो प्रिंट्स है, मैं कहूंगा उसकी जो छाप है, वो छाप दूर दराज के विस्तारों तक कैसे पहुंचेगी? वो पहुंचेगी आपकी कला के माध्यम से, आपके स्थापत्य के माध्यम से सर, ठीक है। तो हमें उसकी बैकग्राउंड पता होनी चाहिए दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि प्रतीक नायक ये जो टॉपिक है वो टॉपिक के ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? देखो, टॉपिक बुक में दिया हुआ है दोस्तों सर, ओके। मेरा यहाँ पे आपके साथ यूट्यूब के ऊपर इंटरेक्ट करने का इंटेंशन ये है कि मैं आपको कंटेंट कैसे बेसिकली समझा जाए वो आपको पढ़ाओ सर, ठीक है। रेदर देन बुक की लाइन बाय लाइन कमेंट्री कर दूं सर, समझे कि नहीं समझे? वो तो क्या अंडरलाइन करके यूं यूं करके 1 2 3 4 कर दूंगा, क्या फर्क पड़ेगा? बट द मेन इंटेंशन इज दिस, ओके। द मेन इंटेंशन इज दैट कि मैं आपको ये कन्विंस करूं, आपको ये समझाऊं कि देखो इसको कैसे आपको डील करना है। खैर चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं विथ रेफरेंस टू दी चोलास एंड द इंपीरियल चोलास के पॉइंट ऑफ व्यू से
इनकी सोशल कंडीशंस क्या हुआ करती थी, किस तरह से इनके यहाँ डेवलपमेंट हुआ है, एंड ओवरऑल हम लोग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पिछले क्लास के अंदर भी दिया था। पिछले क्लास में मैंने आपको इरिगेशन सिस्टम के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाया था, वाटर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया था, इनके ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स और बोट के ऊपर व्यापार हो रहा था, एंड मइलापोर से लेके चेन्नई से लेके नागापट्टनम, ये सब के सब बेसिकली मेरीटाइम ट्रेड ग्रुप के सेंटर्स हुआ करते थे। चोलास ने बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट की, सैंडलवुड, इबोनी, कंडीमेंट्स, ओके ना, प्रीशियस जेम्स, ऑयल, पैडी, ग्रेन्स एंड सॉल्ट, इन्होंने बहुत सारी चीजें इंपोर्ट भी की है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट को याद रखेगा क्योंकि यहाँ से आपको सवाल आ सकता है सर, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि चोला के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी सोशल कंडीशंस में क्या हुआ करता था सर, ठीक है। अब देखिए कि कोई भी वर्ग के हम लोग सोसाइटी में देखेंगे तो सोसाइटी के अंदर हमको क्या-क्या चीजें देखनी है सर, ठीक है ना, समझे। तो सोसाइटी में हमें पहली चीज देखनी है वो है बेसिकली द सोशल क्लासिफिकेशन सर, ठीक है। चोला के अंदर क्लासिफिकेशन मतलब किस प्रकार के क्लासेस हुआ करते थे। ये क्लासिफिकेशन क्या वर्ण पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस था कि नहीं था। वर्ण था तो बेसिकली किस प्रकार का वर्ण व्यवस्था था, क्या ब्राह्मण था, क्या क्षत्रिय था, क्या वैश्य और शूद्र था, या बेसिकली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, या क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ना तो ब्राह्मण के इंपॉर्टेंस किस तरह से थी सर, ठीक है। ये सोसाइटी के अंदर हमें ये भी देखना है कि स्त्रियों की दशा क्या हुआ करती थी, कि स्त्रियों को शिक्षा मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी, स्त्रियों के अधिकार किस तरह से चलते थे। अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी के अंदर आप लिख सकते हो कि आउटकास्ट का इंपॉर्टेंस क्या था, या स्लेवरी सिस्टम एज अ सिस्टम किस तरह से एग्जिस्ट किया करती थी कि नहीं करती थी, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे सर, ठीक है। तो हम देखते हैं चोलास के क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्लासिफिकेशन जब समझेंगे तो उसको एक थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करते हैं सर, ठीक है। अब याद रखना कि इनकी सोसाइटी पूरी की पूरी ऐसे तो प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन सोसाइटी थी। एग्रेरियन क्यों थी, क्योंकि इकोनॉमी का मेन सोर्स तो बेसिकली राजा को खेती से ही आता था, सिंचाई से ही आता था सर, ठीक है। तो सोसाइटी वाज प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन, लैंड होल्डिंग वाज द प्राइम डिटरमिनेंट ऑफ द सोशल स्टेटस इन द हायरार्की सर, ठीक है। जिसके पास जमीन है उसका स्टेटस ज्यादा होगा सर, आज की तारीख के अंदर भी है, क्योंकि लैंड कंट्रोल द रिसोर्सेज, ओके। कि जिसके पास जमीन है उसके पास रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज से वो अपना मैन्युफैक्चरिंग, खेती और भी चीजें वहां पे घर बना सकता है, इंडस्ट्री बना सकता है, और भी चीजें कर सकता है, अपना मूलतः से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवा सकता है सर, ठीक है। सो अ पर्सन हु ओन्स द लैंड, एक व्यक्ति जो जमीन को ओन करता है, वो बहुत सारी चीज है। तो ऑब्वियस है कि जो लैंडलॉर्ड्स होंगे उस दौर के अंदर, क्योंकि खेती से ही आपकी व्यवस्था चल रही थी, तो लैंडलॉर्ड्स की बट नेचुरल इंपॉर्टेंस आपको मिल जाएगी सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि इस बेसिस के रूप में हमें ये देखने को मिल रहा है कि प्रीडोमिनेंटली सोशल स्टेटस और हायरार्की की इंपॉर्टेंस आपको यहाँ से मिलती है एग्रेरियन सोसाइटी में। खास करके ब्रह्मदेया का इंपॉर्टेंस बहुत था सर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हु वर द ब्रह्मदेया सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो वी हैड डिस्कस कि ब्रह्मदेयास वर काइंड ऑफ दी ब्राह्मण्स हु वर गिवन द लैंड ग्रांट्स, उनको लैंड ग्रांट्स दिया जाता था, और बेसिकली उनको वहां पे गांव की पंचायत से चलाने का अधिकार थे, उनको सभा के रूप में हमने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था सर, गेटिंग ऑन, ओके। तो ब्रह्मदेयास लैंड होल्डर्स कॉल्ड द ब्रह्मदेया किलावार्स इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। एट द टॉप सेटलमेंट्स विद द एक्सेप्शंस वर क्रिएटेड डिस्प्लेसिंग द लोकल पीजेंट्स। अब आप देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है सर, ठीक है। जैसे ही राजा ने लैंड ग्रांट दिया, इफ द किंग इज गिविंग सम काइंड ऑफ लैंड ग्रांट टू अ ब्राह्मण, ऑब्वियस है कि जब जमीन का टुकड़ा देगा तो उसके ऊपर पहले से ही कोई ना कोई लोकल व्यक्ति खेती कर रहा होगा, कोई किसान खेती कर रहा होगा। तो यहाँ पे एक पहली चीज हमें देखने को मिलती है वो है डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट सर, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट का मतलब ये है कि एज एंड व्हेन द पीजेंट्री वाज डिस्प्लेस्ड ऑफ सर, ठीक है ना, समझे। तो द न्यू लैंडलॉर्ड केम टू द पावर। तो इससे क्या हुआ कि आपके यहाँ पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा है वो बढ़ने की शुरुआत होगी सर, गेटिंग ऑन, ओके। तो टेम्पल्स वर गिफ्टेड लैंड नोन एज देवदाना सर, ओके ना, समझे। अब दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास के अंदर कि मंदिरों को भी जमीन मिलती थी। इनफैक्ट टेम्पल्स बिकेम द मेन सेंटर ऑफ पावर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि टेम्पल्स के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई आपको मिल जाएगी सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो मंदिर को भी लैंड ग्रांट्स मिलती थी। ये लैंड ग्रांट्स को देवदान के रूप में पहचान कहा ही गया है, देवों को दान दिया है। किसने दिया है? राजा ने दिया है। देवों को क्यों दान दिया है? क्योंकि राजा चाहता है कि भाई मैं लोगों को ये बताने की कोशिश करूं, मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश करूं कि भाई देखिए, आई एम हियर टू गिव द ग्रांट्स टू दी आई वुड से द टेम्पल इंस्टीट्यूशंस, सो दैट मेरी लेजिटिमेसी रहे, और फिर मेरे डोनेशन के थ्रू वी विल फाइंड कि मैं अपने पावर को भी कंटिन्यू करवा सकूं सर, ठीक है। द टेम्पल बिकेम द हब ऑफ सेवरल एक्टिविटीज ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली। अब मैंने आपको बताया कि मंदिरों का अपना खुद का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, आता हूं उसके ऊपर मंदिरों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है।
बट हमें पहली ये चीज तो पता होनी चाहिए सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, सेकेंडली वी विल सी कि सोसाइटी के अंदर एक और प्रकार के लोग देखने को मिलेंगे जिनका नाम है विलेन वगैरह सर, ठीक है ना, समझे। अब देखिए क्लासिफिकेशन में एक तो ब्राह्मणों का इंपॉर्टेंस बहुत है सर, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। दूसरा किसानों का इंपॉर्टेंस है, उसको कहते थे विलेन वगैरह सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, सो द लैंड होल्डर्स ऑफ द विलेन वगैरह विलेजेस वर प्लेस्ड नेक्स्ट इन द सोशल हायरार्की। मतलब ये है कि हमें देखने को मिल रहा है कि एक है ब्राह्मण सर, ठीक है ना, समझे, जिनको प्रीस्टली क्लास के रूप में हमें देखने को मिला, इनको लैंड ग्रांट्स ठीक ठाक मिल जाती थी। उसके बाद हमें लैंडलॉर्ड्स देखने को मिलते हैं सर, ठीक है ना, समझे। सो लैंडलॉर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल कम टू नो कि वी विल सी कि विलन वगैरह इनके लिए शब्द यूज किया गया है। क्या नाम शब्द यूज किया गया है? विलन वगैरह नाम का शब्द यूज किया गया है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, सो द विलन वगैरह वर द पीजेंट्स, दे वर काइंड ऑफ the person who were placed next in the social hierarchy at that time are getting opened. Okay, एंड वी विल फाइंड कि इनका एक इंपॉर्टेंस आपको यहाँ से मिलता है। फिर उसके सिवाय हमें टेनेंट्स देखने को मिलते हैं। टेनेंट्स वैसे लोग थे जिनकी खुद की जमीन नहीं हुआ करती थी, बट वो किसी और की जमीन के ऊपर खेती किया करते थे सर, गेटिंग ओवर्ड। ओके, एंड वी विल आल्सो फाइंड मेनी अ टाइम्स द लेबरर्स एंड द स्लेव्स वर आल्सो सीन एट द बॉटम ऑफ सोशल हायरार्की। मतलब ये है कि तुम्हारे जो जो पूरी की पूरी हायरार्की थी सर, ठीक है ना, समझे। तो किंग ऊपर बैठता था, किंग बेसिकली ब्राह्मण्स को अपॉइंट करता था लैंड ग्रांट्स के रूप में, फिर लैंडलॉर्ड्स आते थे, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है लेबर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, या टेनेंट्स देखने को मिल जाएंगे। मूलतः से ये ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है सर, ठीक है ना, समझे। तो लैंडलेस तबका का जो वर्ग है वो सबसे लोएस्ट सेक्शन के अंदर आता था। इस प्रकार की सोशल हायरार्की हमको यहाँ से मिलेगी सर, ठीक है। ये लैंडलेस लेबर्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे स्लेव्स के भी बहुत सारे एविडेंसेस हैं सर, ठीक है। तो याद रखना कि चोला पीरियड के अंदर स्लेवरी सिस्टम का भी एविडेंस हुआ करता था। यूपीएससी आपको प्रीलिम्स के अंदर पूछेगा, डू यू थिंक दैट द स्लेवरी एग्जिस्टेड इन द चोला पीरियड? क्या आप मानते हो, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ओके, द स्लेवरी एग्जिस्टेड इन द चोला इंपीरियल चोला एडमिनिस्ट्रेशन। तो उस टाइम पे जब सवाल आएगा तो बहुत लोग गरबा करेगा, है ना, आधे से ज्यादा लोग को समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा ये भी हो सकता है, हाँ भाई क्यों नहीं हो सकता सर, ठीक है ना। दिस कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ क्वेश्चन, और वहां से भी सवाल तो आ ही सकता है, किसने कहा कि नहीं आ सकता सर, ठीक है। तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड, है ना, आप थोड़ा बहुत इसमें से जब पढ़ रहे हो तो इसको कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस। ओके ना, समझे, क्या कहते हैं? रीडिंग बिटवीन द लाइंस। रीडिंग बिटवीन द लाइंस का मतलब यह है कि आप जब किताब खोल के देखोगे तो आपको बीच की लाइनें पता होनी चाहिए कि सवाल कहां से निकलेगा सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, तो वी विल फाइंड कि एक तो ये कहानी है। इसके सिवाय एग्रेरियन सोसाइटी के बाहर भी आपको एक वर्ग देखने को मिलता है जिसका नाम है आर्म्ड मैन, आर्टिजन्स और ट्रेडर्स। ओके ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि अदर देन आर्टिजन्स एंड ट्रेडर्स और अदर देन द एग्रेरियन सोसाइटी, वी विल आल्सो सी अ क्लास ऑफ पीपल सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, तो हमने देखा कि एक तो ब्राह्मण्स है सर, ठीक है। ब्राह्मण्स के साथ साथ हमने लैंडलॉर्ड्स के बारे में देखा, लैंडलॉर्ड्स के साथ साथ वी हैड सीन द लेबर्स एंड द अदर क्लास। ओके, देयर इज अदर सेक्शन व्हिच इज रिलेटेड टू द आर्म्ड मैन। आर्म्ड मैन का मतलब ये है कि ये प्रोटेक्टोरेट ऑफ द सोसाइटी होंगे, मोस्ट प्रोबब्ली सोल्जर्स होंगे, राजा की एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं वैसे लोग होंगे। या हमें आर्टिजन्स देखने को मिलते हैं जो कुछ कलाकारी करते होंगे, और बेसिकली ट्रेडर्स है जो व्यापारी है। इनफैक्ट चोला पीरियड के अंदर मैंने आपको बताया व्यापारियों का इंपॉर्टेंस बहुत था समाज के अंदर सर, ठीक है, क्योंकि व्यापारी थे जो इकोनॉमी को चला रहे थे, व्यापारी थे जो स्टेट को कंट्रीब्यूट भी कर रहे थे। इनफैक्ट बहुत सारे राजाओं ने टैक्सेस को नाबूद भी किया था। कोलूटंग जैसे राजा, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास के अंदर कि भाई उन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स करते हुए टैक्स अबॉलिश किए थे इन मेनी ऑफ द एरियाज। ओके, नॉट ऑल एरियाज बट इन सम ऑफ द एरियाज ही हैड अबॉलिश्ड द टैक्स एज वेल सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि आउटसाइड द वर्ल्ड ऑफ द एग्रेरियन सोसाइटी देयर वर आर्म्ड मैन एंड आर्टिजन्स एंड ट्रेडर्स। देयर आर डॉक्यूमेंट्स टू मेक मेंशन ऑफ कैटल कीपर्स एज वेल who apparently constituted a considerable section of the population sir, ठीक है। मतलब जो पशुधन आधारित कर रहे हैं, कैटल कीपर्स का मतलब क्या है कि इकोनॉमी में एनिमल हस्बेंड्री का भी रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट था सर, ठीक है ना, समझे। एंड वी विल फाइंड कि जो पशुधन आधारित व्यवस्था कर रहे हैं, पेस्टोरलिज्म का काम कर रहे हैं, इनका भी इकोनॉमी और सोसाइटी के अंदर रोल पे आपको देखने को मिलता है सर, ठीक है। देयर वर पीपल फ्रॉम ट्राइबल एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स एरियाज whom the knowledge is very scanty। स्कैंटी नॉलेज होने का मतलब है कि लिमिटेड नॉलेज है सर, ठीक है। लिमिटेड होने के बावजूद भी हम ये कहेंगे कि यहाँ कहीं ना कहीं वी विल सी कि इनकी इंपॉर्टेंस तो आपको मिलेगी ही सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल सी कि ओवरऑल सोसाइटी के अंदर बहुत सारे वर्ग थे, देवर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल हु कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द सोला और द चोला पीरियड एंड द चोला पॉलिटी एंड द सोला सोशल कंडीशंस एज वेल सर, ठीक है ना, समझे। तो होपफुली आपको पहली चीज तो समझ में आ गई है कि भाई चोला पीरियड की जो ओवरऑल स्थिति है, ये स्थिति को जब हम लोग देखेंगे और इनके एम्पायर को देखेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्लासेस आपको यहाँ से मिलेंगे सर, ठीक है ना, समझे। सो ये डिफरेंट क्लासेस जो है वो हमें पता होना चाहिए।
इनफैक्ट इससे ही हमें ये भी समझ में आ रहा है कि एक क्लास हायरार्की निकल के आई होगी, ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। हायरार्की निकल के आने का मतलब ये है कि यहाँ जो अलग-अलग वर्ग रह रहे थे, इनके बीच में एक अमीर व्यक्ति था, एक गरीब व्यक्ति था, एक ऊपर का व्यक्ति था, एक शायद बेसिकली समाज के अंदर नीचे के तबका का व्यक्ति था, वो भी हमारे लिए सिग्निफाई करता है सर, ठीक है? तो हमें चोलास की ये पॉइंट भी क्लियर हो जानी चाहिए कि हाउ थिंग्स हैव फेड अप विथ रिस्पेक्ट टू द चोलास सर, ठीक है? अब आप समझने की कोशिश करिए कि चोलास के अंतर्गत इनकी हमने सामाजिक परिस्थिति देखी, सोसाइटी में अलग-अलग वर्गों की बात की। इनफैक्ट स्त्रियों के बारे में हमारे पास वो भी एविडेंसेस है कि सती जैसी प्रथा इस पीरियड के अंदर आ चुकी है। वुमेन की कंट्रीब्यूशन में हमें वुमेन रूलर्स के बारे में भी पता चलता है सर, ठीक है? सो देयर वाज़ अ क्वीन कॉल्ड एज़ द belonging to the Chola family, she contributed to the temple building as well सर, ठीक है? उन्होंने मंदिर भी बनवाए थे। हमारे पास ये भी एविडेंसेस है कि वुमेन उस टाइम पे डांसर्स हुआ करती थी, क्योंकि चोला टेम्पल्स के अंतर्गत हमें भरतनाट्यम के एविडेंसेस मिल जाते हैं। यस, वही भरतनाट्यम जो आज की तारीख में हम लोग क्लासिकल डांस के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है? तो चोलास की इंपॉर्टेंस ये भी है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड दी भरतनाट्यम क्लासिकल डांस आल्सो इमर्ज्ड आउट सर, ठीक है ना, समझे? तो वी विल फाइंड कि गुड नंबर ऑफ चोला period had different sections of society living under the premises, ओके ना, समझे? और इन सब का हमें कंट्रीब्यूशन और बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अब देखिए कि समाज को जब देखते हैं हम, उसके अभिगम को देखते हैं समाज के साथ-साथ, तो हमें धार्मिक व्यवस्था और धर्म की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी देखने की आवश्यकता है सर, ठीक है? क्योंकि कोई भी समाज है वो कौन से प्रकार की धर्म, कौन से प्रकार की रिलीजियस बिलीफ्स रखता था, ये इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड व्हाट वाज द रिलीजियस आइडियोलॉजी दैट दे फॉलोड सर, ठीक है ना, समझे? अब देखिए कि रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 4-5 चीजें समझनी आएगी, जो हम लोग एक पहले फ्लो चार्ट के ऊपर से आपको समझाता हूँ सर, ठीक है? अब देखिए कि जब भी कोई भी सोसाइटी के रिलीजन को देखना है, तो आपको पहले देखना है वो द नेचर ऑफ रिलीजन सर, ठीक है ना? नेचर ऑफ रिलीजन का मतलब ये है कि रिलीजन था कि नहीं था पहले तो सर, ठीक है ना? एक डिबेट तो ये आती है। तो बेसिकली याद रखना कि इस पीरियड में धार्मिक प्रथाएं तो डेवलप हो चुकी है, क्योंकि दिस इज अ पीरियड ऑफ 10 टू 12 सेंचुरीज और 13 सेंचुरीज, है ना? ये 10वीं से लेके 13वीं शताब्दी का पीरियड है। इनफैक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस और रिलीजियस आइडियोलॉजी यूज्ड टू एग्जिस्ट इवन इन हड़प्पन पीरियड, और हड़प्पा से भी थोड़ा पहले चले जाओगे तो आपको ये पीरियड देखने को मिलता है, क्या कहते हैं, स्टोन एज पीरियड, है ना, प्री हिस्ट्रिक इंडिया। इवन इन द प्री हिस्ट्रिक इंडिया और द प्री हिस्ट्रिक पीरियड वी डू कम टू नो अबाउट द रिलीजियस नेचर एंड द रिलीजियस आइडियोलॉजी सर, ठीक है? तो उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई दो मत नहीं है कि धर्म और धार्मिक प्रथाएं एग्जिस्ट नहीं किया करती थी। द नेचर ऑफ द रिलीजन वॉज ऑलवेज डिबेटेबल सर, ठीक है? रिलीजन में बेसिकली आपको बिलीफ सिस्टम पता होनी चाहिए कि इसकी फिलोसफी क्या हुआ करती थी। अब देखिए कि दिस इज द पीरियड ऑफ एंशिएंट हिंदुइज्म सर, ठीक है ना, समझे? गुप्ता काल के बाद वाला पीरियड है, और उस पीरियड तक आज का जो हिंदुइज्म हम जिसे देखते हैं, वर्शिप करते हैं, उसका डेवलपमेंट हो चुका है। इस पीरियड के अंदर हमें शैविज्म भी देखने को मिलेगा सर, ठीक है ना, समझे? और हमें वैष्णविज्म भी देखने को मिलता है सर, ठीक है? शैविज्म एंड वैष्णविज्म बोथ आर सीन इन द चोला पीरियड इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, ओके ना, समझे? इसको ही काफी सारे लोग कहते हैं पुराणिक हिंदुइज्म। पुराणिक हिंदुइज्म का मतलब ये है कि पुराणों के आधारित जो हिंदू संप्रदायों का निर्माण हुआ, वो चोला पीरियड के अंदर काफी बड़ी मात्रा में निकल के आया। इनफैक्ट चोला पीरियड के अंदर धर्म का इंपॉर्टेंस ये था, उसके पीछे का एक कारण आप देखिए, शैविज्म का डेवलपमेंट हो चुका है, क्योंकि नैनार करके एक संप्रदाय हमें पल्लव पीरियड के अंदर आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है ना, समझे? सो अगर आपको पता होगा कि पल्लव पीरियड जो चोला से पहले एग्जिस्ट किया करते थे कांचीपुरम के अंदर और महाबलीपुरम में, इन्होंने अपने मंदिर और कंट्रीब्यूशन किया था आर्किटेक्चर का। इस पीरियड में नैनार संप्रदाय का डेवलपमेंट हुआ। नैनार बेसिकली शिव जी को मानते थे एज अ सुप्रीम एंटिटी सर, ठीक है? वैसे ही हमें देखने को मिलता है वैष्णविज्म का ग्रोथ हो चुका था, और अलवर करके एक संप्रदाय निकल के आया था, ये भी पल्लव पीरियड से ही बिलोंग करता था। तो चोलास में इन दोनों का डेवलपमेंट हुआ। पुराणिक हिंदुइज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यह भी देखने को मिला कि चोला के पॉइंट ऑफ व्यू से शक्तिज्म का भी डेवलपमेंट होता है, और शक्त संप्रदायों, जहां ये कहा जाता है कि परम ब्रह्म का मतलब यह है कि सुप्रीम बीइंग के रूप में शक्ति की आराधना होगी, देवियों की आराधना होगी, उनकी वर्शिप सिस्टम भी हमारे पास एविडेंसेस है सर, ठीक है? तो फिलोसफी के बेसिस के रूप में बहुत ही डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस आइडियोलॉजीज आपको मिलेगी। इनफैक्ट बहुत सारे एनिमिस्टिक या ट्राइबल रिलीजन प्रैक्टिसेस भी हमारे पास एविडेंसेस के अंदर है। इन सब का अभ्यास करते हुए भी अगर हम लोग ओवरऑल चोलास को समझेंगे और देखेंगे, तो वी विल कम टू नो कि इनसे हम लोग को बहुत सारी जानकारी मिलती है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? तो वी विल सी दैट इनके यहाँ पे रिलीजन था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके यहाँ पे अलग अलग प्रकार की वर्शिप सिस्टम थी सर, ठीक है ना, समझे?
तो रिलीजन के अंदर ये किताब कहती है कि पुराणिक हिंदुइज्म का मतलब क्या है कि जो हिंदुइज्म जो पुराणों के अंदर से आया है सर, ठीक है ना, जो पुराण किताब है बेसिकली गुप्ता पीरियड के बाद कंपाइल की गई थी, वहां से रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिप्रेजेंटेशन बाय द वर्शिप ऑफ शिवा विष्णु एंड एसोसिएटेड डीटीज हैड बिकम पॉपुलर बाय द टाइम ऑफ चोलास, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया सर, ठीक है। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स वर डेडिकेटेड टू द डीटीज दैट वर बिल्ट इन दिस पीरियड सर। अब देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर, ठीक है ना, समझे, क्योंकि आपकी जो फिलॉसफी है उसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा, और ये रिफ्लेक्शन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस एंड द स्कल्पचर दैट द बिलीफ सिस्टम हैड इमर्ज इनटू सर, ठीक है ना। क्योंकि भगवान की मूर्तियां बनती हैं, मूर्ति बनने के बाद उसमें से मंदिर बनेंगे सर, ठीक है, ये सबसे फंडामेंटल है। आप देखिए कि भारत में प्राचीन काल के जो मंदिर है खास करके, वो बनने की शुरुआत होती है मूर्ति कला के विकास के बाद, क्योंकि मूर्ति कला सबसे फंडामेंटल है। जैसे भगवान की एक देवी की मूर्ति रखी गई, एक से फॉर एग्जांपल बुद्ध की मूर्ति बनी, चलो सर है ना, यहाँ से देख लेते हैं कि ये बुद्धा है सर, ठीक है ना, समझे, ये बुद्धा है, ये बुद्ध की मूर्ति बनी गांधार आर्किटेक्चर के अंदर, ओके ना, गांधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। फिर ग्रेजुअली हमें देखने को मिलता है कि बुद्ध के रिलेटेड जो चैत्यस बने उसमें उनकी मूर्तियां डाल दी गई इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर हॉल्स, ओके ना, समझे। वही चीज आपको मंदिरों के अंदर भी देखने को मिलती है, यू विल फाइंड द सेम ओल्ड थिंग इन द टेम्पल्स एज वेल, ओके। एंड वी विल फाइंड कि व्हेन द टेम्पल्स वर आउटकम ऑफ दिस कल्चर दैट वर बिल्ट इन सिंगल प्लेसेस, फिर कहा गया कि नहीं, ये मूर्ति तो बड़ी पवित्र है, द इमेज ऑफ द गॉड इज वेरी होली एंड वेरी आई वुड से वेरी सेक्रेड image, okay, so that should be protected from external forces, that should not be having some kind of dust and other things, okay। तो इस बेसिस के रूप में हमें देखने को मिल रहा है कि जो भगवान है उनके फिर गर्भगृह बनने की शुरुआत हुई। गर्भगृह आर द प्लेसेस वेयर वी विल सी द गॉड्स इमेजेस आर प्लेस्ड, ओके ना, समझे। तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं इनको जब हम लोग चोलास को देखते हैं, इनको समझते हैं सर, ठीक है। और इनके बेसिस के ऊपर से भी हम ये कहेंगे कि यहाँ बेसिकली जो पुराने हिंदुइज्म है वो रिफ्लेक्ट हुआ और मंदिर बनने की शुरुआत हुई। ये मंदिर जो है, जो चोला के टेम्पल्स थे, इसी को ही कहते हैं द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर सर, ठीक है ना, समझे। तो चोलास के समय पे जो टेम्पल्स बने हैं सर, ठीक है ना, समझे, ये टेम्पल्स को द्रविडियन आर्किटेक्चर का प्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर सर, ठीक है। अब द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का मतलब क्या है सर, ओके। तो उत्तर भारत के अंदर जो मंदिर बने वो नगर शैली के बनते हैं। नगर शैली बेसिकली गुप्ता पीरियड के अंदर मंदिर निकल के आएंगे सर, ठीक है। ये जो है ये द्रविड़ स्थापत्य शैली का प्रकार है सर, ठीक है। अब इनकी खासियत होती है सर, जैसे आप देखोगे तो हमें देखने को मिलता है कि मंदिर के ऊपर जो बेसिकली जो टॉप मोस्ट पोर्शन है सर, ठीक है, तो इसको विमान के रूप में पहचानते हैं। इट इज कॉल्ड एज विमान सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। वी विल फाइंड कि मंदिर के प्रीमाइसिस होगी, बड़ी सी प्रीमाइसिस होगी, और मंदिर का एक गेटवे होगा सर, ठीक है ना, समझे। ये गेटवे के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको गोपुरम के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। वी विल आल्सो फाइंड कि मंदिर के अंदर खाली मंदिर नहीं है, मंदिर के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए आएंगे आपको सर, ठीक है। तो एक मंदिर है, मंदिर के आजू बाजू के अंदर आपको देखने को मिलता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होगा, एक एजुकेशन बिल्डिंग होगा, एक हो सकता है कि वहां पे रेसिडेंशियल क्वार्टर आपको मिल जाए, जहां पे प्रीस्ट लोग या कोई भी धर्म यात्रा करने व्यक्ति आ रहा है वो धर्मशाला के रूप में रुकेगा सर, ठीक है। एक हो सकता है कि वहां पे एक खाने पीने की चीजें होगी, सम काइंड ऑफ फूड आपको इंस्टीट्यूशन देखने को मिल जाएगा। वी विल फाइंड कि एट 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 सम प्लेस सम काइंड ऑफ डांस एंड म्यूजिक कहीं पे परफॉर्म होगा सर, है ना। वैसे एविडेंसेस हमारे पास है जिसको नाट्य मंदिर के रूप में पहचानते हैं। नाट्य मंदिर इसके लिए क्योंकि वहां मंदिर के परिसर के अंदर ही भगवान की आराधना, उनकी भक्ति को लेके संगीत और नृत्य कला का विकास हुआ सर, ठीक है। तो आप देखिए कि मंदिर के एंट्रीज में ही आपको एक कुंड मिलेगा, वाटर बॉडी देखने को मिल जाएगी सर, ठीक है। ये जो वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी के द्वारा वी विल फाइंड कि लोग पहले स्नान करते थे एंड दे यूज्ड टू एंटर इनटू द टेंपल प्रीमाइसेस जस्ट टू मेंटेन द प्योरिटी एंड सैंक्टिटी ऑफ थॉट्स। और ऐसा कहते हैं कि वाइब्रेशंस शरीर में अच्छे गेन किया जाता है वंस यू टेक बाथ। ऑब्वियस है कि यू फील एनर्जाइज्ड, यू फील वेरी फ्रेशन अप एज वेल द मोमेंट यू विल टेक बाथ सर, ठीक है। तो वो सब कहानी आपको टेम्पल्स के अंदर से देखने को मिलती है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि रिलीजन का डेवलपमेंट हुआ, रिलीजन के डेवलपमेंट होने के कारण ग्रेजुअली हमें ये देखने को मिल रहा है कि मंदिरों का डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई सर, ठीक है। मंदिरों की इंपॉर्टेंस क्या हुआ करती थी उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेम्पल्स। उसके ऊपर भी आऊंगा, आई विल कम बैक टू दिस पार्ट कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेम्पल पार्ट्स एंड हाउ
द टेम्पल इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व्ड इन द चोलास एज वेल। खैर चलते हैं, वापिस आते हैं यहाँ पे और देखने की कोशिश करते हैं कि हाउ इट ऑल इवॉल्व्स, ठीक है। सो द टेम्पल्स वर प्रोवाइडेड विथ वास्ट एरियाज ऑफ लैंड एंड कंसिडरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन केम अंडर द इन्फ्लुएंस। चोलास वर रूलर्स ऑफ आर्डेंट साइवाइट्स। अब देखिए ये शिव जी को मानते थे, ये नैनार संप्रदाय को ज्यादा फॉलो करते थे। परंटक एंड उत्तम चोला मेड प्रोविजन एंड गिफ्टेड लैंड टू प्रमोट द रिलीजन। मैंने आपको बताया मंदिरों को देवदान दिया जाता था। क्या दिया जाता था? देवदाना। देवदाना इज अ टर्मिनोलॉजी that is specifically given to the temples only, sir, ठीक है। In a fresco painting in which Raja Raja I is portrayed with his wives worshipping Lord Shiva in Tanjavur Brihadeshwar temple, sir, okay, this is very important क्योंकि आपको पूछा जाएगा कि where this fresco painting is located, it is located in the Tanjore बृहदेश्वर टेम्पल या तांजावुर। मैंने बताया था तांजावुर बेसिकली इट्स अ नेम है ना, जहां पे ये चोलास ने टेम्पल्स बनवाए थे, सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। दूसरी कैसी, ये फ्रेस्को है। फ्रेस्को इज अ टाइप ऑफ वी कैन से मॉइस्ट सरफेस के ऊपर पेंटिंग की जाती है। मैं शांति से आर्ट एंड कल्चर के ऊपर आपको रिवीजन करवाऊंगा लास्ट में, तब फ्रेस्को क्या है उसके बारे में भी पढ़ा दूंगा। अभी नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट व्हाट इज फ्रेस्को एज ऑफ नाउ, बट आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेस्को आर्ट एज वेल, सर, ठीक है। वन ऑफ द टाइटल्स ऑफ राजा राजा वन इज शिवा पदशेखरन, सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। राजा राजा अपने आप को टाइटल क्या देता है? शिवा पदशेखरन, सर, ओके। वो कह रहा है कि मैं तो शिव जी का पैरों के ऊपर उनके पैर पकड़ लिया है, सर, ठीक है ना। राजा राजा खुद अपने आप को कह रहा है। ये भी आपको प्रीलिम्स के अंदर आएगा कि भाई हु टुक द टाइटल ऑफ शिवा पदशेखरन। ये सब चीजें दर्शा रही है कि इनमें नयनार संप्रदायों का विकास किस तरह से हुआ है, सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि ये शिव जी को बड़ा मानते थे। अब शिव जी को मानते थे तो शिव जी का किस तरह से पूजा करते थे? क्या शिव जी को शिव के रूप में मानते थे, नटराज के रूप में मानते थे, शिवलिंग की पूजा करते थे, या शिव को आदि योगी के रूप में मानते थे? हाउ द शिवा वाज वर्शिप्ड अपॉन, सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो देयर वर टू फॉर्म्स ऑफ शिवा। वन वाज द आइकॉनिक फॉर्म ऑफ शिवा इन द फॉर्म ऑफ लिंगो भव, सर, ठीक है ना, लिंगो भव। एंड द नटराज आइडल वाज इन द ह्यूमन फॉर्म। मतलब ये शिवजी के रूप में भी मानते थे, मतलब शिवजी को शिवलिंग के रूप में भी मानते थे। और नटराज, नटराज की आपने मूर्ति देखी होगी, यूं करके नटराज खड़े हुए हैं, सर, ठीक है ना, समझे। तो एक हाथ पाव है, यूं है पाव उनका, एक अर्धपरण्यक आसन के ऊपर आपको मिल जाएगा। नीचे एक ड्वार्फ है, छोटा सा बालक है, या एक ह्यूमन ईगो है जिनके ऊपर शिव जी खड़े हुए हैं, सर, ठीक है। बड़ा प्रोमिनेंट आपको यहाँ से देखने को मिलता है, सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इस प्रकार की आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, सर, ओके। हमारे पास शिव जी के बहुत सारे और भी अवतार मिल जाते हैं। ये अवतार के अंदर हमें ये भी देखने को मिलता है कि शिव जी कभी कभी बहुत ही गुस्से वाले अवतार में, रुद्र अवतार में दिखेंगे, सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। द रिपीटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ तिरुपंटक, सर, है ना, समझे कि नहीं समझे? त्रिरूपंटक, त्रिरूपंटक का मतलब है कि तीनों के तीनों आकार है, आदि योगी भी है, अर्धनारेश्वर रूप में भी है, और हमें देखने को मिलता है कि शिव जी एक रौद्र अवतार में है, भैरव के अवतार में आपको मिलेंगे, बड़े गुस्से वाले में दिखेंगे, सर, ठीक है, जहां वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो शिव जी को नटराज के रूप में भी पूजा गया है, शिव जी को लिंग के रूप में, शिवलिंग के रूप में भी पूजा गया है। इन्होंने को त्रिरूपंटक तीनों के रूपों के अंदर आपको देखने को मिलता है, सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। जो एक टेम्पल्स के अंदर आपको मिलता है। एंड वी विल फाइंड की अलग अलग बेसिस के रूप में शिव जी को वर्शिप किया गया है। पर शिवा वॉज एवरीवेयर, सर, आदि योगी महायोगी के रूप में शिव जी को अलग अलग आकार में, अलग अलग स्थल आधारित, है ना, परिस्थिति आधारित शिव जी को वर्शिप किया जाता है, सर, ठीक है ना, समझे। तो चोलास की आर्किटेक्चर की एक खासियत आपको मिलेगी, यू शुड अंडरस्टैंड दिस पार्ट एज वेल, कि हाउ शिवा नटराज was seen in the form of king of dance, okay ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। जो कंटिन्यूअसली हमें देखने को मिलता है कि नैनार संप्रदाय ने पॉपुलराइज किया। नैनार क्यों? क्योंकि ये शिवजी को मानने वाले संत हुआ करते थे जो तमिल रीजन में, तमिल स्पीकिंग एरियाज में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे, सर, ठीक है ना, समझे। दिस हाइम सेंग्स in praise of Shiva and extolled the deeds of God. They held great appeal to the devotees from different social sections. तो मैंने बताया कि शिव जी की वर्शिप सबसे मेन है, हमें यहाँ से पता होना चाहिए, सर, गेटिंग ओपन, ओके। अब जैसे अगर आप देखने की कोशिश करिए तो आपको यहाँ पे लिंगोद्भव भाव के रूप में शिव को आपको देखने को मिलेगा, सर, ठीक है ना, गेटिंग ओपन, ओके। तो शिवलिंग के साथ है शिव जी की पूरी आकार आपको यहाँ से देखने को मिलती है, जिसकी इंपॉर्टेंट बेसिस के रूप में हम कह सकते हैं कि शिवा को पूजा गया है, सर, ठीक है ना। तो आकार में, ह्यूमन आकार में, लिंग के आकार में, त्रिपुंटक के आकार में, जहां आदि योगी के रूप में भी शिव दिखेंगे, अर्धनारेश्वर अवतार में भी दिख जाते हैं, और रौद्र भैरव अवतार में भी आपको काल दर्शाते हुए भी आपको मिलेंगे, सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो हमें ये कहानी पता होनी चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट हुआ। अब देखिए शिव जी का लिटरेचर इस पीरियड में बहुत लिखा गया है, सर, है ना, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि एक शिव जी के ऊपर बुक लिखी गई जिसका नाम है थिरुमुराई, सर, ठीक है ना, समझे, ये याद रखना।
ये नैनारों के द्वारा लिखा गया था सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो नंबी अंदर नंबी, नंबी अंदर नंबी करके वी विल फाइंड की एक ऑथर थे, इन्होंने ये थिरुमुराई करके ये चीजें लिखी थी सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, और थिरुमुराई में बेसिकली श्लोक थे जो शिव जी को डेडिकेटेड किए गए सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो बहुत सारे प्रीस्ट को अपॉइंट किया गया था टेंपल प्रीमाइसेस के अंदर, एंड वी विल फाइंड कि इनको लिए आपको संगीत का डेवलपमेंट होने जाएगा। गर्ल्स वर डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ द गॉड। इनफैक्ट यहाँ से ही हमें देखने को मिल रहा है कि शिव जी के डेडिकेटेड टेम्पल्स की शुरुआत हुई, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल के अंदर लोग देवदासी बन जाती है, और ये जो देवदासी की प्रथा थी, जहां वो अपने आप को सरेंडर कर देती है टू द गॉड, वहां से ही भरतनाट्यम का डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है ना, समझे। तो भाव राग ताल सर, ठीक है ना, समझे। भाव राग ताल का मतलब ये है कि भाव दैट इज द इमोशंस, राग संगीत, और ताल उसके साथ जो रिदम दी गई है सर, ठीक है, इन तीनों का सर्जन करके भरतनाट्यम का बना। ऐसा कहते हैं कि भरत मुनि ने ही उसको कंपाइल किया था। खैर, तो हमें ये भी पता चलता है कि म्यूजिशियंस और डांसर्स का डेवलपमेंट हुआ। मैंने अभी आपको बताया कि चोला टेम्पल्स के अंदर डांस एंड म्यूजिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था, और इसके थ्रू भी आर्किटेक्चर और रिलीजियस डेवलपमेंट आपको यहाँ से मिलेगा सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, दूसरे रिलीजियन फिलोसफी के अंदर हमें यहाँ से देखने को मिलता है, वो है शिव जी के डेडिकेटेड एक फिलोसफी जिसका नाम है शिव सिद्धांत। ये याद रखना है सर, ठीक है ना, समझे। अब व्हाट इज शिव सिद्धांत, तो एक मैंने शिव जी की वर्शिपिंग के बारे में मैंने आपको बताया, वो है नैनार संप्रदाय सर, ठीक है ना, समझे, जो नैनारों के द्वारा पॉपुलराइज किया। शिव जी का एक और संप्रदाय था जिसका नाम था शिव सिद्धांत, है ना, समझे। जैसे कापाली का आपने सुना होगा, जैसे आपने अघोरी सुना होगा, जैसे आपने कालमुख सुना होगा सर, ठीक है ना, समझे। दिस वर ऑल द डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफी जो शिव जी को डेडिकेटेड है। पशुपात सुना होगा, या पशुपति के रूप में शिव जी को वर्शिप किया गया, तो ये सब संप्रदाय है। वैसे ही एक है शिव सिद्धांत। शिव सिद्धांत इज अ एक्चुअली द फिलोसफी, या विच वॉज फ्लरिशिंग एंड दैट डेवलप्ड इन दिस पीरियड ओनली सर, ठीक है ना, समझे। सो द हाईली स्कूल्ड और द हाईली इवॉल्व फिलोसफी कॉल्ड शिव सिद्धांत इवॉल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, एंड हमें ये देखने को मिल रहा है कि इसमें बहुत सारी किताबें लिखी गई है सर। ओके, शिव जी की बहुत सारी मोनेस्ट्रीज इस पीरियड के अंदर से निकल के आएगी सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, अब ये जो शिव सिद्धांत है, इसकी एक किताब है जिसका नाम है शिवनाग बोधम सर, है ना, सॉरी, शिव ज्ञान बोधम सर, है ना, कि शिव जी के ज्ञान का बोध, गेटिंग अ पॉइंट। ओके, तो ये आपको पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स शिव ज्ञान बोधम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट, है ना, कौन से संप्रदाय के साथ कौन सी किताब जुड़ी हुई है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन से संप्रदाय के साथ कौन सी किताब जुड़ी हुई है, सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा। तब आधे से ज्यादा लोग गरबा करेंगे कि सर हमको तो याद ही नहीं आ रहा है सर, क्या था सर, कहाँ से आया सर, ठीक है ना। तो दैट शुड नॉट हैपन, यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस पार्ट सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, तो वी विल फाइंड कि बहुत सारी किताबें हैं, जैसे शिव सिद्धांत शास्त्र करके किताब है, शिव ज्ञान बोध करके किताब है सर, ठीक है ना, समझे, जो शिव जी को डेडिकेटेड मिलेगी। और इन सब के कारण वी विल सी कि शैविज्म का बहुत ग्रोथ हुआ। ये शैविज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल सी कि बहुत सारे राजा हमको यहाँ से देखने को मिलेंगे जो कभी कभी शैव संप्रदाय को ज्यादा प्राधान्य देंगे, तो जो वैष्णव संप्रदाय है उनके बीच में आइडियोलॉजिकल टसल भी हो जाएगी सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, सो वी विल फाइंड कि इन द चोला पीरियड we will come to know about a theological tussle. What do you mean by the term theological tussle? थियोलॉजिकल टसल मींस कि वैचारिक मतभेद निकल के आया, किसके बीच में, संप्रदायों के बीच में। किस बात के संप्रदायों के रूप में, कि भाई देखिए हम ये मानते हैं, आप क्या मानते हो सर, ठीक है, वी बिलीव इनटू अ पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन, वी बिलीव इनटू अ पर्टिकुलर फिलोसफी, व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट, है ना, आपका विचार कहां से कहां तक जुड़ा हुआ है सर, ठीक है। ये जो थियोलॉजिकल टसल है, बेसिकली ये शैविज्म और वैष्णविज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिलेगी सर, गेटिंग ओवर। ओके, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि रामानुजाचार्य जो इस पीरियड में ही बिलोंग करते थे, उनका फिर चोला या तमिलनाडु वाला जो जमीन है वो छोड़ के वो चले जाते हैं सर, ठीक है। इनफैक्ट बड़े दुख की बात ये थी चोला पीरियड के अंदर, जहां हमारे पास एविडेंसेस है कि आदि शंकराचार्य के बाद रामानुजाचार्य का विकास हुआ। रामानुजाचार्य अगर आपको पता होगा तो विशिष्ट अद्वैत नाम की एक फिलॉसफी देते हैं, जिनका यह मानना था कि परम ब्रह्म परम तत्व के रूप में आत्मन और ब्राह्मण का कोई एक मिलन करने वाला व्यक्ति है, तो वो विष्णु जी है। हमें विष्णु को मानना चाहिए, विष्णु की आराधना करनी चाहिए, विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, तो हमें परम ब्रह्म और हमें आत्मन का मिलन जो ब्रह्म के साथ होगा, सुप्रीम बीइंग, सुप्रीम एनलाइटनमेंट, सुप्रीम सोल के साथ हमारा संवाद हो जाएगा। ये रामानुजाचार्य जी का जब संवाद हुआ नैनारों के साथ, क्योंकि नैनार संप्रदायों का मानना था, शिव सिद्धांतों का मानना था कि शिव जी परम ब्रह्म है, ना कि विष्णु जी। खैर,
हमारे एक वैदिक पैंथियन या हिंदू पैंथियन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझोगे तो हम जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर का फिलॉसफी के अंदर मानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब के सब अल्टीमेटली ब्रह्म के एक आकार के रूप में है, जो व्यक्ति को मोक्ष दिलाने के लिए, व्यक्ति को सुप्रीम बीइंग के कनेक्शन के लिए लेके जाते हैं। पर उस दौर के अंदर परिपक्वता का अभाव था। उस दौर के अंदर हो सकता है कि राजाओं के बीच में सहिष्णुता का अभाव होगा। राजाओं के अंदर और समाज के अंदर अलग अलग जो संप्रदाय निकल के आए थे उनके बीच में मतभेद होंगे, और शायद इसी के कारण रामानुजाचार्य ने सोचा होगा कि इट्स बेटर टू लिव द लैंड ऑफ द तमिल स्पीकिंग, दैट इज द रीजन ऑफ तमिलनाडु, एंड मूव टू कर्नाटका सर। ठीक है ना, समझे? तो याद रखना रामानुजाचार्य वाज अ कंटेम्पररी ऑफ चोलास। क्या है, आपको ये सवाल आ सकता है सर, ठीक है ना, समझे, कि ही वाज अ कंटेम्पररी ऑफ चोलास सर। ठीक है, बट देन वी विल फाइंड कि ही लेफ्ट द चोला किंगडम because of the ideological issues, because he was a follower of Vaishnavism, और ये तो विष्णु जी को सबसे ज्यादा मानते थे सर। ठीक है ना, समझे? मैं आऊंगा आगे के क्लासेस के अंदर, आपको पढ़ा दूंगा कि व्हाट इज दी अद्वैत, है ना, व्हाट इज विशिष्ट अद्वैत सर। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग दर्शन है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे सर। ठीक है, तो चोलास के यहाँ पे धार्मिक दर्शन बहुत अच्छी तरह से निकल के आया। धार्मिक दर्शन निकल के आया तो ऑब्वियस है कि मंदिर तो बनेंगे, और मंदिरों का उपयोग भी फिर बहुत वैरायटी के थ्रू होने की शुरुआत हुई सर। ठीक है ना, समझे? तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर? So what do we see over here? In the Chola period, they developed so many religion, and religious development होने के कारण we will come to know कि they were reflected in the form of art forms. Okay ना, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई जो फिलॉसफी है उसकी रिफ्लेक्शन टेम्पल्स और मूर्ति कला के रूप में होगी सर। ठीक है, शिव जी को ऐसा मानते हैं तो बेसिकली कैसा मानते हैं, तो उनके ऊपर मूर्तियां बनी, वो मूर्तियों के आजू बाजू में मंदिर ढालने की शुरुआत हुई, वहां से टेम्पल्स का डेवलपमेंट हो जाएगा सर। ठीक है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चोला पीरियड के अंदर टेम्पल्स बनने की शुरुआत हुई, and temples became one of the major tools through which the Cholas actually started living their cultural life as well sir। ठीक है ना, getting over okay। तो याद रखना कि चोलास ने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए हैं, सबके सब टेम्पल्स के ऊपर नहीं जाऊंगा, पर ये जो द्रविड़ आर्किटेक्चर का प्रकार मैंने आपको बताया ना सर, ठीक है ना, द्रविडियन स्टाइल, इससे 1000 से ज्यादा मंदिर चोलास ने बनाए थे। कितने? more than 1000 plus temples were built in the period of the Cholas in the South India, precisely the land of Tamil Nadu, मॉडर्न डे तमिलनाडु। एंड वहां तांजोर से लेके त्रिची के बीच में, तांजोर से लेके त्रिची, त्रिची तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली इज अ प्लेस इन तमिलनाडु ओनली। तांजोर से लेके त्रिची के बीच में या तिरुचिरापल्ली वाला जो रीजन है, उसके बीच में मैक्सिमम वैरायटी और मैक्सिमम नंबर ऑफ टेम्पल्स इन्होंने बनाए हैं सर। ठीक है, और ये सब के सब द्रविड़ आर्किटेक्चर का प्रकार है दोस्तों सर। ठीक है ना, एक विमान होगा, आगे गोपुरम होगा, आपको एक वाटर बॉडी देखने को मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, एजुकेशन, फूड की एक हॉस्टल होगी, मेस होगी, रेसिडेंशियल क्वार्टर्स होंगे, डांस, और उसके आजू बाजू में क्या हुआ कि टेम्पल्स को लैंड ग्रांट्स मिलती थी सर। ठीक है ना, समझे? तो लैंड ग्रांट्स मिलने के कारण क्या होता है कि मंदिरों के आजू बाजू का फिर और विकास होगा, क्योंकि खेती के रूप में मंदिर का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। ये बेसिकली एग्रीकल्चर का एक्सपांशन करते थे, और अपने नीचे बहुत सारे लोगों को नौकरी रोजगार की तक दिया करते थे। टेम्पल्स खाली टेम्पल्स के रूप में नहीं थे सर। ठीक है, टेम्पल्स के अंदर म्यूजिक एंड डांस का डेवलपमेंट होता था, टेम्पल्स के अंदर बहुत सारे मठों का निर्माण हुआ सर। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के रूप में टेम्पल्स चलेंगे, वो वैदिक गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था देते थे। देखिए, भारत की सनातन संस्कृति आदि काल से लेके अतः से लेके इति तक आज की तारीख में अस्तित्व में, उसके पीछे का एक कारण क्या है? वाई द एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन is still existing is because of the institutions that we had created, our forefathers has created my friend। आप देखिए कि ग्रीस की सभ्यता टूट गई, मेसोपोटामिया की टूट गई, बेबीलोन की टूट गई, मायंस की टूट गई, बहुत सारी प्राचीन सभ्यताओं का पतन आ गया सर। इवन रोमन जैसे रोमन टूट गए सर। ठीक है, पर हमारी सभ्यता अतः से लेके इति तक आज की तारीख तक जीवित है, उसके पीछे का कारण है मंदिरों का विकास होना साहब। क्योंकि ये मंदिर खाली मंदिर के रूप में नहीं थे, ये धार्मिक स्थलों का आकार नहीं था खाली। लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक प्रकार की धार्मिक दर्शन देते थे, नहीं दोस्त, ये लोगों की रोजगारी की एक तक दिया करते थे, क्योंकि मंदिर बनते थे, उसके आजू बाजू की अंदर आप देखोगे बाजारों का निर्माण हो रहा है, पूरी टेम्पल टाउन्स की इकोनॉमी बनती है सर। ठीक है, आज की तारीख में आप देखिए कि टेम्पल टाउन्स कितनी जगह के ऊपर आपको मिले हैं सर। ठीक है, तो ये जो टेम्पल टाउन्स है, ये टेम्पल टाउन्स आज के थोड़ी बने थे सर। ओके, आप मदुरई चले जाओ, वहां पे आपको आजू बाजू के अंदर कितने टेम्पल्स मिल जाते हैं। आप त्रिची चले जाओ, कितने टेम्पल्स मिलते हैं। आप चेन्नई चले जाओ, कितने मंदिर आपको मिलेंगे सर। ठीक है, इन सब का कारण ये है। त्रिची, आप तिरुचिरापल्ली चले जाओ, आप देखिए सर, है ना, आप नागापट्टनम चले जाओ, आप चिदम्बरम चले जाओ,
यू विल फाइंड सो मेनी प्लेसेस जहां पे ये टेम्पल्स बनते थे। अब सवाल ये आता है कि टेम्पल्स कौन बनाता था और क्यों बनाता था। तो राजा अपनी प्रेस्टीज को बड़ा करने के लिए भी मंदिर का आकार बनाएगा सर, ठीक है। तो राजा मंदिर के ऊपर का जो टॉप है, जिसे विमान कहते हैं, उसको बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। आपने अगर गंगाईकोंडा चोलापुरम देखा होगा, इट वाज अ रेप्लिका ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल व्हिच वाज बिल्ट एट तांजोर बाय राजा राजा वन। राजा राजा वन ने एक मंदिर बनाया जिसका नाम था बृहदेश्वर टेम्पल, है ना, बृहदेश्वर, है ना, राजा राजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं उसको। ये जो राजा राजेश्वर, ये बृहदेश्वर टेम्पल है, उसको देख के राजा राजा के संतान राजेंद्र को ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। आई शुड डू द सेम दैट माई फादर हैड डन अर्लियर। मेरे फादर ने इसके पहले एक बार कर दिया है, तो मुझे भी कुछ, मुझे उससे और बड़ा बनाना है मंदिर को सर, ठीक है। तो द्रविडियन शैली का स्थापत्य चोलास के अंदर बनता है। मंदिरों की साइज, मंदिरों की कद काठी बड़ी हो जाएगी। अलग अलग दूर दूर के प्रदेशों से आप देखोगे तो मंदिरों का जो मटेरियल है वो लाने की शुरुआत होती है, और बहुत बड़ी मात्रा के अंदर टेम्पल इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई सर, ठीक है। तो टेम्पल्स की आपको इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंस इसके लिए क्योंकि चोलास का एक ऐसा दौर है जहां मंदिरों का बड़ी मात्रा में विकास होने की शुरुआत हो जाती है सर, ठीक है ना, समझे। तो यू शुड अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड टू द टेम्पल्स। अब टेम्पल्स का रोल क्या था, किस तरह से टेम्पल्स काम करते हैं, थोड़ी बहुत इसकी भी बात कर देते हैं सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। सो द चोलास बिल्ट एंड पेट्रोनाइज्ड इनन्यूमरेबल टेम्पल्स. The royal temples at Tanjavur, Gangaikonda, Cholapuram, Darasuram are repositories of the architecture, sculpture, paintings and iconography of the Chola arts. आप देखिए, मंदिर के अंदर स्थापत्य का भी विकास हुआ, मंदिर के अंदर मूर्ति कला का भी विकास हुआ, मंदिर के अंदर और भी चीजों का विकास आपको देखने को मिलता है। द टेम्पल्स बिकेम द हब ऑफ सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल एंड इवन पॉलिटिकल एक्टिविटीज एज वेल। अब ऐसा क्यों होता है सर, ठीक है, क्योंकि मंदिरों के आजू बाजू के अंदर व्यवस्था थी, मंदिरों को जमीन दी गई थी, तो जमीन के लिए प्रशासन चलने की शुरुआत हुई, मंदिरों के पास ऑटोनॉमी थी, मंदिरों के वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू का काम भी हो रहा था, मंदिर के वहां लर्निंग का भी काम हो रहा था, म्यूजिक एंड डांस का भी काम हो रहा था। मंदिर के आजू बाजू के अंदर लोग त्योहार और फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। आप देखिए कि हमारे या बेसिकली इंडिया के सिविलाइजेशन का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है कि पीपल गो ऑन एनुअल पिलग्रिमेज टू द लोकल डीटी। आपके घर के आजू-बाजू में कहीं पे मंदिर होगा, सालाना उसका एक उत्सव, उसका एक सेलिब्रेशन होगा सर, उसके ऊपर से एक त्योहार आपको मिलेगा, और ये त्योहार की इंपॉर्टेंस आपको ये मिलती है कि वो मंदिरों के द्वारा शुरू कराए गए हैं, है ना? तो हो सकता है कि वो कोई पूर्णिमा का दिन हो सकता है कि कोई वी विल सी कि एक ऑस्पिशियस डे आपको देखने को मिलेगा, बट उसके रिलेटेड आपको टेम्पल्स की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। नहीं होगी तो लोग कहाँ इकट्ठे होंगे? मंदिर एक ऐसी जगह थी जहां लोग इकट्ठे होते थे, सामाजिक रूप में मेल मिलान आपका होता था सर, ठीक है। तो पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी यूज्ड टू बी टुगेदर, है ना, और फिर वहां लोगों का जुड़ाव हुआ, लोगों के बीच में संवाद हुई, चर्चा हुई, विचारणा हुई, डिस्कशंस हुई, बहुत सारी चीजें हमें टेम्पल्स के थ्रू पता चलती है सर, ठीक है ना, समझे। सो द पैराफेरनिया ऑफ द टेम्पल्स इंक्लूडेड द टेम्पल ऑफिशियल्स, डांसर्स, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, प्रेयर्स of musical instruments, and the masses headed by the priest worshipping the gods reflected the royal court। आप देखने की कोशिश करिए, हमारे पास मंदिरों की दीवार के ऊपर इस प्रकार की इमेजेस है डांसिंग वुमेन की सर, ठीक है, जहां बाजू में कोई हाथ में तबला बजा रहा है या काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सर, ठीक है। ये कुछ और नहीं, बहुत लोग कहते हैं ये भरतनाट्यम का प्रकार होगा सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि इनिशियली हमें देखने को मिलता है कि टेम्पल्स छोटे थे, ग्रेजुअली बड़े बन गए। इनफैक्ट कुछ कुछ मंदिरों की तो ये भी कहानी आपको देखने को मिलती है वेयर द किंग्स वर आल्सो बरीड, है ना, मंदिरों के प्रेमाइसेस में राजाओं को भी दफनाया गया है, उनकी भी समाधि स्थल वहां पे है, क्योंकि इससे भी एक लेजिटिमेसी बढ़ने की शुरुआत होगी सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि चोलास के समय पे टेम्पल्स की अपनी खुद की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ग्रेजुअली बहुत सारे मंदिर बन के आएंगे सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो द चोला टेम्पल्स बिकेम द अरेना ऑफ सेलिब्रेशन एंड फंक्शन एज सोशल इंस्टीट्यूशंस। मैंने बताया मंदिरों की इंपॉर्टेंस क्या है। दे बिकेम द हब ऑफ सोसाइटल स्पेस ऑर्गेनाइजिंग सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल एक्टिविटीज। देयर वर डिफरेंट डिफरेंट ऑफिशियल्स हु वर इन्वॉल्वड, ओके ना, समझे, जो मंदिरों के लिए काम करते थे। आप देखिए मंदिरों ने जॉब क्रिएट की है भारत के अंदर। लोग कहते हैं मंदिर बनाओ, मंदिर बनाओ, मंदिर बेसिकली भारत की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, भारतीयों की अर्थव्यवस्था के साथ भी जुड़ा हुआ है। हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग पिलग्रिमेज के ऊपर जाता है, यात्राओं के ऊपर, धर्म यात्रा के ऊपर निकलते हैं। इसके लिए अशोक जैसे, अशोक ने अपने शिलालेखों के अंदर भी किया है और अपने अधिकारियों को और लोगों को आदेश दिया है कि आप धर्म यात्रा के ऊपर जाइए सर, ठीक है। तो आप देखिए कि टेम्पल्स की बहुत ही सैंक्टिटी और सेक्रेड इंपॉर्टेंस है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, और ये पूरे दुनिया के अंदर है।
आप देखिए वेटिकन जाते हैं ख्रिस्ती समुदाय के लोग, मुस्लिम्स बेसिकली आप देखोगे हज करने जाएंगे, क्यों? क्योंकि उनकी एक आस्था का एक विषय तो है, पर साथों के साथों इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ दैट प्लेस, और लोगों का जुड़ाव भी रहता है, लोगों को एक पीस ऑफ एक माइंड के अंदर थोड़ी राहत और शांति भी रहती है। वही चीज आपको टेम्पल्स के अंदर यहाँ से मिलेगी सर, ठीक है। तो टेम्पल्स ने बहुत लोगों को जॉब दिया, अकाउंटेंट से लेके आप देखोगे मैनेजर से लेके और भी चीजें। टेम्पल्स के वहां पे म्यूजिक, डांस और पेंटिंग और ड्रामा का भी डेवलपमेंट आने की शुरुआत हुई, और बहुत सारे फेस्टिवल्स आपको सेलिब्रेट करेंगे सर, गेटिंग योर पॉइंट, ओके। तो एक नाटक था जिसका नाम था राजा राज नाटकम सर, है ना, राजा राज नाटकम। ये राजा राजा वन की लाइफ के ऊपर था, है ना। उसने कहा कि मेरा एक नाटक यहाँ परफॉर्म करो, मेरे को देखना है सर, ठीक है ना, समझे। मंदिरों के अंदर वी विल सी कि लोग गायक के रूप में मिल जाएंगे, क्योंकि वो हाइम्स मंत्रोच्चार करते थे, तो उसमें संगीत का भी डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई। बहुत सारे ट्रेडिशनल डांसेस का डेवलपमेंट होने की शुरुआत होती है, और इसी के कारण हमें यहाँ से देखने को मिला कि ये जो किला पिरावरियूर है या तिरुवरियूर है, ये तमिलनाडु के रीजन है, वहां आपको बहुत सारी जगह के ऊपर स्कल्पचरल फॉर्म्स के डांसिंग इमेजेस मिलेंगे, है ना, नृत्य करते हुए इमेजेस मिल जाएंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के इमेजेस मिल जाएंगे। खास करके तांजोर के अंदर जो टेम्पल आया हुआ है बृहदेश्वर टेम्पल, मैंने आपको अभी बताया, ये उसके ऊपर तो भरतनाट्यम की सीधे सीधी मूर्तियां मिली है। जो मुद्राएं है जो भरतनाट्यम का शेप दे रही है, वो भी बृहदेश्वर टेम्पल के अंदर आपको मिलेगी सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो मंदिरों की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, मंदिरों का महत्व बहुत बढ़ जाएगा सर, ठीक है ना, समझे। एंड वी विल फाइंड कि ये मंदिरों के आजू बाजू में लोग आके सेटल रहने की शुरुआत करेंगे सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि बहुत सारे लोग थे जो मंदिरों को डोनेशन देते हैं। जैसे राजा ने मैंने बताया कि लैंड दे दिया। अब सब लोग तो जमीन नहीं दे सकते, सबके पास लैंड नहीं होगी, तो छोटा मोटा समुदाय जैसे पेस्टोरल ग्रुप है, मैंने अभी आपको बताया, जो एनिमल हस्बेंड्री का काम कर रहा है, उसने अपने लाइफ स्टॉक दे दिए, गाय भैंसे थी उनके पास, जो भी जानवर थे, चरवाहा के रूप में उनके पास जो जानवर थे, वो टेम्पल को गिफ्ट दे दिए, क्योंकि वहां से दूध दही पनीर जो भी चीजें बनेगी सर, ठीक है ना, वो कंज्यूम भी हो सकता है। एंड वी विल ऑल्सो फाइंड कि इस बिजनेस के रूप में मंदिरों के अंदर उसका उपयोग भी किया जाएगा सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। इनफैक्ट जो मंदिरों में डोनेट किया करते थे, उनके इंस्क्रिप्शंस हमको मिले हैं। ये इंस्क्रिप्शंस में वी विल सी कि रॉयल फैमिली तो इंस्क्रिप्ट कर रही थी, और भी लोग आपको यहाँ से मिल जाएंगे सर, है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो जैसे आपको तमिलनाडु के अंदर उस पीरियड में एक समुदाय देखने को मिलेगा जिसका नाम है ऑयल प्रेसर सर, ठीक है ना, समझे। ऑयल प्रेसर का मतलब है कि जो तेल का व्यापार कर रहा है, तेल निकालने का व्यवसाय कर रहा है, खास करके कॉटन हो गया है, कपास का हो गया है, या ग्राउंड नट हो गया है, और भी कमोडिटीज से ऑयल निकाल सकते हैं, तो वो लोग ने बेसिकली कंट्रीब्यूट किया सर, गेटिंग योर पॉइंट, ओके। और बड़ी मात्रा में लोग मंदिर को अपने आप को बेसिकली सेवा में दे देते थे सर, ओके। सो इन मेनी टाइम्स पीपल यूज्ड टू सेल देमसेल्व्स टू द टेंपल्स, वो कहते थे कि हमें मंदिर में आ जाना है, क्योंकि मंदिर हमको खाना पीना दे देगा। मंदिर लोगों को पैसा देता था एडवांसिंग मनी के रूप में सर, है ना, गेटिंग योर पॉइंट, ओके। मंदिर को डोनेशंस भी मिलते थे, और मंदिर आगे भी किसी और को पास करता था। जैसे अगर कोई व्यक्ति है जिसको जरूरत हो पैसे की, इमीडिएटली लोन चाहिए उनको, तो मंदिर बैंकिंग के रूप में भी काम किया करते थे सर, ठीक है। मंदिरों के अंदर ही एजुकेशनल सेंटर्स का डेवलपमेंट हुआ, जहां पे वेद, म्यूजिक और बाकी सारी कला सिखाई जाती है। मंदिरों के आजू बाजू के अंदर ही आप देखोगे स्कल्पचर और मेटल आर्ट का भी डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग मूर्ति कला बनने की शुरुआत हुई। जैसे एक जगह है कुंभकोणम सर, ठीक है। कुंभकोणम इज अ प्लेस वेयर वी विल सी कि नटराज की ब्रॉन्ज की इमेजेस आपको मिल जाएगी सर, है ना। ब्रॉन्ज इमेजेस के बारे में अगर आपको जानकारी होगी, ये नटराज शिव जी की इमेजेस है सर, ठीक है, बड़ी फेमस है सर, ठीक है ना। और ये जो ब्रॉन्ज इमेजेस है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनती है। कौन सी टेक्निक से बनती है? लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनेगी सर, ठीक है। तो चोला पीरियड के अंदर ठीक ठाक मंदिरों का मतलब, है ना, बड़ी मात्रा में मंदिरों ने कंट्रीब्यूट किया। तो मल्टी डाइवर्स रोल ऑफ टेम्पल्स, कहने की बात मेरी ये है कि एपिटोम ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर तो आपको मिलेगा, पर आर्किटेक्चर के साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि भाई इनका रोल तो देखिए सर, ठीक है। इनमें से सबसे फेमस टेम्पल था, वो था बृहदेश्वर टेम्पल। अब यहां से स्पेसिफिकली सवाल आ सकता है सर, ठीक है ना, समझे। ये राजा राजा वन के द्वारा बनता है, राजा राजेश्वर के रूप में सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफर्ड, ओके। एंड वी विल फाइंड कि इसको राजा राजेश्वरम टेम्पल या बृहदेश्वर टेम्पल के रूप में हम पहचानेंगे। ये एक ऐसी जगह है जहां पेंटिंग, स्कल्पचर, आइकन्स और आर्किटेक्चर सब कुछ साथ में आ चुका है सर, ठीक है ना, समझे। खासियत ये है कि इसका विमान जो है वो 190 फीट के आसपास का हाइट है सर, ठीक है। सो दिस इज द विमान, मैंने आपको बताया ना, दिस इज द विमान सर, ठीक है। विमान इज द पिरामिडिकल शेप, ओके ना, ऑफ द टेम्पल्स। जैसे नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स के ऊपर होता है शिखर,
है ना। नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स के ऊपर होता है शिखर, इसको कहते हैं विमान सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। इनफैक्ट ये खासियत बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, ये एक सिंगल रॉक से बना है, मोनोलिथ से बना हुआ है, और मोनोलिथ से तो बना है, इसको रोल ओवर की करके लेके आए थे एक गांव से दूसरी जगह, मतलब एक पूरी सी ढलान बनाई जाती है, ग्रेनाइट पत्थर है ये, और उसको लेके आए, मतलब करीबन देखने की कोशिश करो 200 फीट के आसपास की हाइट है इसकी, है ना। और ये कब बना था, आज से 1000 साल पहले सर, ओके। क्योंकि ये 1011 के आसपास का मंदिर बना हुआ है सर, ठीक है। सो दिस इज बिल्ट अराउंड 1011 सीई, 1011 या 1012 के आसपास का कहते हैं। अभी चल रही है 2023, है ना, समझे, मतलब नई नई करके 1012 साल के पहले ये बन चुका था, या 1011 साल पहले ये बन चुका था सर, ठीक है ना, समझे। क्योंकि अब एग्जैक्टली इसका 2 टाइम्स हो चुका है सर, ठीक है ना, और ये ऐसा का ऐसा ही आपको मिलेगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। अब मजे की बात क्या है, इसमें लक्ष्मी जी की मूर्तियां हैं, इसमें विष्णु जी की मूर्तियां हैं, इसमें अर्धनारेश्वर की मूर्ति, अर्धनारेश्वर मतलब शिव पार्वती दोनों आ जाते हैं सर, ठीक है। इसमें भिक्षादान की आपको एक मूर्ति देखने को मिलेगी। अब देखो भिक्षादान की इंपॉर्टेंस क्या है, कि ये भी शिव जी का ही है, जो भिक्षुक के रूप में आपको मिलते हैं। भिक्षुक का मतलब है कि शिव जी बेसिकली भिक्षुक के रूप में किसी से भिक्षा मांग रहे हैं, भिक्षा दे मैया भिक्षान दे सर, ठीक है ना। रावण को देखा है कि नहीं देखा आपने सर, खैर। तो वैसे शिव जी का भी एक रूप है सर, है ना। सो देयर इज इमेज ऑफ शिवा इन द फॉर्म ऑफ भिक्षादान सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग सर, आप देखिए तो सही सर, ओके। द फ्रेस्को पेंटिंग्स and the miniature sculpture of the scenes from the Puran and epics of the temples all reveal the religious ideology of the Chola ruler. अब देखिए कि मंदिर के दीवारों के बाहर एक फ्रेस्को पेंटिंग है, इसकी दीवार के ऊपर आपको मिनिएचर स्कल्पचर, छोटी छोटी मूर्तियां मिलती है। ये मूर्तियों का आकार पुराणों की कहानियां और एपिक्स यानी कि रामायण और महाभारत के साथ जुड़ा हुआ है सर, ठीक है। तो आप देखिए कि चोलास ने रिवाइवल किया है इंडियन आर्किटेक्चर का, इंडियन फिलोसफी का, इंडियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस का सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। dancing girl musicians and music masters were selected from different settlements across the Nadu divisions and were attached to the temples. Singer had been appointed to recite the bhakti hymns in the temple premises. तो मैंने बताया कि मल्टी फेसेटेड रोल ऑफ टेम्पल्स, आप देखिए नृत्य कला का विकास हुआ, संगीत कला का विकास हुआ, वी विल फाइंड कि अलग अलग प्रकार के आर्टिजन्स यहाँ पे आते थे, और इसके थ्रू इकोनॉमिक सोशियो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के रूप में भी टेम्पल्स का डेवलपमेंट मिलेगा। अब सबसे पहला ये टेम्पल बना था गंगा, ये बृहदेश्वर टेम्पल, वेरी फेमस टेम्पल सर, ठीक है ना, समझे। आप कभी जाए, इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द वे सर, ठीक है ना, समझे। चोला के द्वारा जो टेम्पल बनाए गए हैं, उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया हुआ है, यू कैन इमेजिन, 1000 साल पुराने हैं, बड़े प्रोमिनेंट बनाए गए थे सर, ठीक है। अब जब ये मंदिर बना, ये राजा राजा ने बनाया, किसने बनाया, राजा राजा ने सर, ठीक है ना, समझे, राजा राजा वन ने बनाया सर, ठीक है। अब ये राजा राजा वन ने बनाया, तो इसका छोकरा था अपना, क्या कहते हैं, राजेंद्र। राजेंद्र वाज लाइक कि नहीं, अपन बनाएंगे उससे बड़ा, है ना, समझे कि नहीं समझे, अपने फादर ने जो बनाया उससे बड़ा बनाएंगे सर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, गंगाई कोंडा चोलापुरम बनाया सर, ठीक है ना, समझे। अब गंगाई कोंडा चोलापुरम की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गंगाई कोंडा चोलापुरम। इनका ये मानना था कि मैं अपने पॉलिटिकल पावर और प्रेस्टीज को दिखाऊंगा, मेरे फादर से बड़ा साम्राज्य मैंने बनाया है, मैं नॉर्थ इंडिया जीत के आया। तो मैंने आपको शायद तक इनकी पिछले क्लासेस में पॉलिटी के अंदर चर्चा की थी कि चोलास के समय पे बहुत बड़ा उत्तर भारत के अंदर इन्होंने एक्सपीडिशन लॉन्च किया था, इन्होंने बंगाल के पाल डायनेस्टी को डिफीट किया था, और अपने आप को इसने टाइटल दिया था गंगाई कोंडा का सर, है ना। राजेंद्र हैज गिवन हिमसेल्फ मल्टीपल टाइटल्स, वन ऑफ देम वाज गंगाई कोंडा एंड पंडित चोलान, एंड वन ऑफ देम वाज कदरम कोंडा सर, है ना, समझे, क्योंकि उसने साउथ ईस्ट एशिया पे भी अपना डोमिनेशन बनाया था सर, ठीक है। तो ये गंगाई कोंडा का टाइटल देता है ना। To commemorate his victory in North India, Rajendra built Gangaikonda Cholapura on the model of Brihadeshwar temple. This is very important. मैंने बताया ना, उसको अपने फादर से बड़ा टेम्पल बनाना था, सेम डिजाइन में, डिजाइन सेम थी पर उसकी रेप्लीकेशंस बड़ी की गई है सर, ठीक है। उसने एक बहुत बड़ा एक टैंक बनाया, वो टैंक के अंदर पानी का एक तालाब बनाया, उसमें वो गंगा से पानी लेके आया था। एक्चुअली इसमें लड़ाई ऐसी हुई थी कि ही डिसाइडेड टू सीक वाटर फ्रॉम गेंजेस, और उसने बंगाल के राजाओं को कांटेक्ट किया, क्योंकि ऊपर से जो गंगा का जो पानी है सर, ठीक है, वो प्रयाग में यमुना के साथ मर्ज होने के बाद फिर बंगाल की तरफ आता है ना, बंगाल में को पद्मा बन जाता है, आज बांग्लादेश के अंदर वो पद्मा कहते हैं, तब तो सब एक ही था, अखंड भारत था। तो राजा राजा ये सॉरी राजेंद्र करके जो राजा है, उसने पालो को कांटेक्ट किया डिप्लोमेसी के थ्रू,
और कहा कि हमें गंगा का पानी चाहिए, हम यहाँ पे आएंगे और पानी लेके जाएंगे। तो राजेंद्र ने जब अपने डिप्लोमेट्स को भेजा वहां पे पाल डायनेस्टी के राजाओं के साथ संवाद करने के, तो पाल ने अपमान कर दिया। तो राजेंद्र का दिमाग घूम गया, बोला ऐसा, अच्छा ठीक है, आप हमारा अपमान कर रहे हो, हम दक्षिण भारत के सबसे नंबर 1 राजा है, हम मालदीव से ले से साउथ ईस्ट एशिया सब कुछ जीत चुके हुए हैं, और तुम हमको रोक रहे हो कि हम पानी ना देवे सर, ठीक है। तो उन्होंने जाके फिर बंगाल के ऊपर आक्रमण किया, फिर वहां से पानी लेके आए सर। आप देखिए पानी का दबदबा देखिए, नाम है गंगाई कोंडा। गंगाई कोंडा का मतलब ये नहीं खाली गंगा के ऊपर जीत हासिल की, गंगाई कोंडा का मतलब है कि गंगा हम दक्षिण भारत में लेके आ गए सर, ठीक है। वी ब्रॉट द रिवर्स ऑफ गेंजिस रिवर्स इन साउथ इंडिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम गेंजिस या गंगा नदी का पानी जो है वो दक्षिण भारत में लेके आए सर, ठीक है ना, समझे। वो बात तक हमको चोलास की कहानी के अंदर आपको मिलेगी सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो इसने जल स्तंभ बनाया, वहां पे एक वाटर पिलर बनाया और वहां पे एक चोला लैंडमार्क की स्थापना की सर, ठीक है। ये गंगाईकोंडा चोलापुरम में भी बहुत सारे भगवानों की मूर्ति आपको मिलती है, अर्धनारेश्वर सर, ठीक है ना। अर्धनारेश्वर का मतलब है शिव पार्वती, आपको दोनों के दोनों आपको मिलती है। ये आपको अनुग्रह मूर्ति आपको देखने को मिलेगी सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। जहां वी विल फाइंड की शिव पार्वती दोनों के दोनों अलग अलग आकार के साथ आपको दर्शाया है। इवन रावण की मूर्ति आपको मिलती है, रावण शेकिंग कैलाश है ना, रावण जो है वो कैलाश पहाड़ी हिला रहा है और शिव जी को है ना काइंड ऑफ एक 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 प्रकार से कन्विंस करवाने की कोशिश कर रहा है सर, ठीक है ना, समझे। तो ऐसी बहुत सारे टेम्पल्स है, ये राजेंद्र के द्वारा बना है, याद रखना सर, ठीक है। राजेंद्र रूल फ्रॉम 1014 टू 1044, 1044 सीई सर, है ना, समझे। तो ये इस दौर में ही बना होगा, 1020-25 के आसपास की कहानी है। इसके सिवाय आपको दरासुरम टेम्पल आपको मिलेगा, चोलास के द्वारा ही बना हुआ सर, ठीक है ना, समझे। ये राजा राजा 2 के द्वारा बनाया गया था, राजा राजा 2, राजा राजा 1 जो था वो तो बहुत पहले आ गया था, मैंने अभी आपको बताया। ये राजा राजा 2 है, ये 12th सेंचुरी का टेम्पल है सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। इसमें भी हमको बहुत सारी किताबों की कहानियां देखने को मिलेगी, जैसे एक है पेरिया पुराणम सर, है ना। पेरिया पुराणम इज ए नैरेटिव बुक, ओके ना, इट्स अ बुक जिसके ऊपर से बेसिकली चोलास ने टेम्पल्स के अंदर इमेजेस को ड्राफ्ट करने की कोशिश की है। तो ओवरऑल स्थिति अगर आप समझने की कोशिश करिए कि चोलास के समय पे बड़ी मात्रा के अंदर टेम्पल्स का डेवलपमेंट हुआ। ये टेम्पल्स के डेवलपमेंट के कारण वी विल सी कि बड़ी मात्रा के अंदर लोग वहां पे अट्रैक्ट होने की शुरुआत होते हैं सर, ठीक है। और चोलास ने टेम्पल्स में एजुकेशन को बहुत प्राधान्य दिया सर, ठीक है। तो चोलास वर अ वेरी ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि तमिल और संस्कृत दोनों भाषाओं का विकास इनके यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके मंदिरों के अंदर जो प्रीस्ट हुआ करते थे वो संस्कृत तमिल दोनों जानते थे सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि संस्कृत एजुकेशन पे इन्होंने काफी सारा कंट्रीब्यूट किया है। इनके समय पे ही बहुत सारी लिटरेचर लिखी गई है सर, ठीक है। ये लिटरेचर में एक ऑथर थे जिनका नाम था कंबन, क्या नाम था, कंबन। कंबन ने एक किताब लिखी थी रामायण, क्या थी, रामायण। इट्स अ तमिल वर्जन ऑफ रामायण, मैच द फॉलोइंग के अंदर आएगा, फिर मेरा नाम मत देना। प्रीवियस के क्वेश्चन देख लो यूपीएससी के अंदर, आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा हो सर, ठीक है ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू सीक यू और व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू आउट सर, ठीक है ना, समझे। एक किताब है पेरिया पुराणम सर, ठीक है ना, समझे, ये नैनारों के द्वारा आपको या बेसिकली देखने को मिल जाएगी सर, ठीक है ना। इनके द्वारा ही वैदिक कॉलेजेस की स्थापना हुई, वैदिक कॉलेज मतलब घाटिकास, है ना। सो वी विल फाइंड कि देयर वर वैदिक कॉलेजेस दैट वर एस्टैब्लिश्ड, दिस वैदिक कॉलेजेस वर इन द फॉर्म ऑफ घाटिकास। घाटिकास वर एक्चुअली द इंस्टीट्यूशन जहां पे वेदों को पढ़ाया जाता था सर, है ना, टेम्पल्स के साथ, गेटिंग ओपन, ओके। तो वैष्णव सेंटर्स आपको मिलेंगे, जो विष्णु जी के टेम्पल्स थे या शिव जी के टेम्पल्स आपको मिलेंगे, वहां पे वेद, ग्रामर और बहुत सारी चीजें सिखाई जाती थी सर, गेटिंग ओपन, है ना, समझे कि नहीं समझे। और बहुत सारे राजाओं ने कंट्रीब्यूट किया, जैसे राजेंद्र ने खुद कंट्रीब्यूट किया था आरकोट के पास एक कॉलेज बनाने के बाद, या वी विल सी की रिलीजन और फिलोसफी सिखाई जाती है। इनके यहाँ पे अलग अलग प्रकार की इंस्टीट्यूशंस बनेगी साउथ इंडिया के अंदर। तो हमें ये पता होना चाहिए कि चोलास का अपना खुद का कंट्रीब्यूशन किस तरह से रहता है सर, गेटिंग ओपन, ओके। अब आप समझने की कोशिश करिए कि चोलास की कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी मात्रा में हमको मिलती है। इनफैक्ट ये कंट्रीब्यूशन के कारण ही टेम्पल्स तो बने, इनका व्यापार भी बना, इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई। बड़ी मात्रा में व्यापार बनता है तो वी विल सी कि ये लोग बाहर की तरफ भी जाएंगे और बाहर के लोग भारत की तरफ भी आएंगे सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि मेनी पीपल फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड आल्सो केम इन द चोलास, ओके ना, समझे। तो चोलास में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, ये इकोनॉमी में गिल्ड्स का इंपॉर्टेंस बहुत था, मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था मर्चेंट गिल्ड्स के बारे में सर, ठीक है। मर्चेंट गिल्ड्स बेसिकली वे थे जो व्यापारिक संगठन थे जो इसके अंदर से निकल के आए सर, ठीक है। तो एक नाम है अंजू नट्टार, नट्टार तो मैंने आपको बता दिया था, बेसिकली जो टाउन्स में रहते थे सर, ठीक है। और दूसरा नाम है मनीग्राम नट्टार सर, ठीक है ना, मनीग्राम नट्टार सर, गेटिंग पॉइंट, ओके।
तो पीछे का अगर आप शब्द देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली कीवर्ड समझ में आएगा कहना क्या चाहता है सर, ठीक है। अंजू नट्टार में वो लोग हुआ करते थे, वी विल फाइंड कि जो बाहर से आए थे, दे केम फ्रॉम दी फॉरेन लैंड्स एंड दे हैड सेटल्ड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ गिल्ड एसोसिएशन, है ना। तो चोला पीरियड में ज्यूस आ चुके थे भारत के अंदर, क्रिश्चियंस थे, मुस्लिम्स थे, अरब्स थे। वी विल फाइंड कि मनीग्रा मट्टार में वो लोग रहते थे जो बेसिकली इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं, जो भारतीय व्यापारी के रूप में आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि इनके द्वारा काफी सारा डेवलपमेंट हुआ। इनफैक्ट इन्हीं के समय पे अय्यावोल, मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था, अयहोल करके एक जगह है कर्नाटका के अंदर, वहां पे गिल्ड्स बड़ी मात्रा में निकल के आई थी सर, गेटिंग ऑफर्ड, ओके। तो वी विल फाइंड कि इस बेसिस के रूप में हम लोग ये कहते हैं कि चोलास में ओवरऑल व्यापार का भी काफी बड़ी मात्रा में डेवलपमेंट हुआ, अलग अलग जगह के ऊपर पोर्ट्स का डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई, और भी चीजों का विकास आपको मिलेगा सर, ठीक है। अब सवाल ये था कि चोलास का एंड कैसे हुआ और इनका डिक्लाइन कैसे चला गया, कि इतनी बढ़िया डायनेस्टी चल रही थी तो हाउ इट ऑल एंडेड, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि इनका डिक्लाइन में कहानी शुरू कैसे होती है सर, ठीक है। तो 13वीं शताब्दी तक आते आते 12th एंड 13th सेंचुरी के ट्रांजिशन के पीरियड में इनका डिक्लाइन होने की शुरुआत हुई सर, ठीक है। क्योंकि चोलाज अकेले नहीं थे, आप समझने की कोशिश करिए कि साउथ इंडिया में कभी भी एक सिंगल डायनेस्टी नहीं, वो लोकल रूलर्स हमेशा चोलास को परेशान करते रहे। अब लोकल रूलर्स में देखोगे तो पंड्यास भी आपको मिल जाते हैं, आपको चेरास भी देखने को मिल जाएंगे जो लोकल डायनेस्टी के रूप में थी, और अदर रूलर्स भी थे जो छोटे मोटे आपको मिल जाएंगे। ये सब के सब रूलर्स का फिर से रिवाइवल हुआ। जैसे ही राजा कमजोर होगा तो स्थानिक राजा जो है वो फिर से अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करेगा सर, ठीक है। और वही कहानी हम देखते हैं कि चोलास के साथ भी हुई। सो द बिगर किंग गेटिंग वीकर, बिगर किंग गेटिंग वीकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल लीड टू अ डेवलपमेंट एंड कंसिडरेशन वेयर वी विल सी द चोलास विल बी ओवर पावर्ड, है ना, उनका ओवर पावर किया गया। तो वही कहानी चोलास के साथ हुई ग्रेजुअल पीरियड के अंदर, where the local chiefs began to grow in prominence, है ना, समझे, और उनकी जो डोमिनेशन है वो खत्म की गई। पंड्यास जो एक टाइम के ऊपर चोलास के अंडर में आते थे वो फिर से रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। वी विल सी कि तेलुगु स्पीकिंग एरियाज के अंदर भी नए डायनेस्टी का डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई। एंड ग्रेजुअली बाय 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी तक आते आते हमें ये देखने को मिलता है कि चोला डायनेस्टी कमजोर हो गई। ये कमजोर होते होते इनका डिक्लाइन हो गया सर, ठीक है ना, समझे। ये डिक्लाइन के बाद वी विल कम टू नो कि दक्षिण भारत के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो फिर से रिवाइवल होगा और डायनेस्टीज का। जैसे वी विल सी कि द चोलास विल कम टू अ डिक्लाइन, चोलास डिक्लाइन में जाने के बाद वी विल फाइंड कि पंड्यास जो है वो साउथ के अंदर फिर से प्रोमिनेंट हो गए सर, ठीक है, मदुराई वाले रीजन में जो पहले संगम पीरियड से भी हुआ करते थे। वी विल फाइंड कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आज के कर्नाटका में होयसाल करके एक डायनेस्टी निकल के आई। ये होयसाल डायनेस्टी चोला से इंडिपेंडेंट हो जाती है। वैसे ही आज के आंध्र प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेंगे काकटियास, है ना, समझे, काकटियास, ये काकटियास भी अपने आप को इंडिपेंडेंस करते हैं। ग्रेजुअली वी विल सी कि आज के दक्कन में, यानी कि महाराष्ट्र में जहां चोलाज एक टाइम के ऊपर डोमिनेट किए थे, वहां पे यादव डायनेस्टी निकल के आ चुकी है। यादवास या इनको सेनास के रूप में पहचानते थे। और इस तरह से वी विल फाइंड कि चोलास की जो बची खुची साख थी, जो डोमिनेशन था, वो 13th सेंचुरी में डिक्लाइन हो गया सर, ठीक है ना, समझे। तो ये मैप याद रखना डिक्लाइन ऑफ चोलास के बाद, क्योंकि आगे की डायनेस्टीज में जब मैं जाऊंगा तो मैं काकटियास के बारे में बताऊंगा। काकटियास तेलुगु स्पीकिंग एरियाज में आजकल के वारंगल वाले रीजन में निकल के आए। होयसाल जो है वो बेसिकली हालेबीड या द्वार समुद्र के अंदर निकल के आते हैं सर, ठीक है ना, समझे। द्वार समुद्र के अंदर पावर के ऊपर आएंगे सर, ठीक है ना, गेटिंग। यादवास और सेनास देवगिर के अंदर निकल के आए। खैर यहाँ पे चोलास तो सीधे सीधे पहुंचे नहीं थे, बट ये भी एक प्रोमिनेंट डायनेस्टी थी जो चोलास के ट्रांजिशन पीरियड के अंदर बहुत डोमिनेटिंग कंडीशन में आई सर, ठीक है। तो 13वीं शताब्दी तक आते आते चोलास का डिक्लाइन हुआ, और चोलास के बाद रीजनल स्टेट्स का इमर्जेंस हो गया। ये रीजनल स्टेट्स को आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और हम आगे कंटिन्यू करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू 1000 बाद नॉर्थ इंडिया की कहानी सर, ठीक है ना। नॉर्थ इंडिया क्यों, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि भारत में फॉरेन इन्वेजन होने की शुरुआत हो जाएगी सर, ठीक है ना। और ये फॉरेन इन्वेजन के पॉइंट ऑफ व्यू से we will come to know कि about the Ghaznis invasion, we will talk about the invasion of घोरी as well। हम ये भी देखेंगे कि भारत के ऊपर कैसे अरब इन्वेजन हुआ है। अरब इन्वेजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखेंगे कि सिंध में कैसे मोहम्मद बिन कासिम जैसे शासक आए जिन्होंने भारत के ऊपर साम्राज्य अपना स्थापना करने की कोशिश की सर, ठीक है। तो यहां से प्रॉपर मिडिवल इंडिया की शुरुआत हो रही है।
आगे की क्लासेस के अंदर मैं कंटिन्यू करूंगा। तो आई विल बी स्टार्टिंग वंस अगेन विद दिस चैप्टर्स एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट द मिडिवल इंडिया इन अ प्रॉपर सेंस, मतलब एकदम सिस्टमेटिक वे के अंदर हम देखेंगे कि कैसे मध्यकालीन युग के अंदर हम जा रहे हैं और कैसे बेसिकली अब हिस्ट्री में बदलाव आएगा सर। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं दोस्तों। लेट अस कंक्लूड दिस पार्ट एंड लेट अस ट्राई टू एंड आउट द सेशंस। वी हैव कंप्लीटेड वन मोर चैप्टर फ्रॉम द तमिलनाडु बोर्ड बुक, है ना, हमने तमिलनाडु की बोर्ड की जो बुक है उसमें से एक और चैप्टर खत्म किया है। थोड़ा आपको लग रहा होगा स्लो है, पर स्लो नहीं, इनमें से बहुत सारे सवाल बन चुके हैं। आप प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर देखेगा, पीवाईक्यूज देखेगा, आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सैकड़ों सवाल आपको मिलेंगे। चोला आर्किटेक्चर के ऊपर तो इसी बार मतलब 2022 के अंदर ही आपको सवाल आ चुका है। नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा तो थोड़ा बहुत पीवाईक्यू भी करवा दूंगा इसके ऊपर से सर, ठीक है, और उसके बाद आगे चलेंगे। तो इंपीरियल चोलास को आज खत्म करते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस ऑन द अनअकैडमी एप्लीकेशन, आज के दिन यानी कि 27 तक आपको 50% डिस्काउंट है। आई एम नॉट श्योर कि इसके बाद बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा सर, ठीक है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यू कैन यूज दिस कोड PN लाइव एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट आफ्टर यूजिंग दिस कोड। बाकी तो मैं आपको मिलता रहूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर से कमेंट करिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। एक क्वेश्चन लिखिएगा कि हाउ द रोल ऑफ टेम्पल्स इमर्ज इन द चोला पीरियड, है ना, डिस्कस द रोल ऑफ चोला temples and were they a symbol of only आर्किटेक्चर और दे वर बियॉन्ड आर्किटेक्चर, क्या ये स्थापत्य तक सीमित था या स्थापत्य के बाहर भी था। तो ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। आज यहाँ पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलूंगा, तब तक के लिए लेट्स क्रैक इट। जय हिंद। PN लाइव जरूर से यूज करना, डिस्काउंट आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।